परिचय। इस पुस्तक को डाउनलोड करने के लिए बधाई और ऐसा करने के लिए आपका धन्यवाद। क्या आप कभी किसी ऐसी स्थिति में आए हैं जब आप पहले तो बहुत कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हों, लेकिन जब आप उस स्थिति से बाहर गए हों तो बहुत ही कंफ्यूज लग रहे हों, बिना किसी वैलिड कारण के? दूसरे व्यक्ति ने आखिर ऐसा क्या किया कि आप उसकी बात से सहमत हो गए? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी के लिए कुछ करने के लिए सहमत होते हुए बातचीत से बाहर चले गए हों, लेकिन ये नहीं जान पाए कि पहली बार में आप सहमत हुए ही क्यों? संभावना है कि आपको मैनिपुलेट किया गया है, चाहे आपकी भावनाओं से खेलकर या प्रेरक शब्दों के माध्यम से। आपको किसी ऐसी चीज पर विश्वास करने या उस पर कार्य करने के लिए लाया गया था जिससे आप शुरू में पूरी तरह से सहमत नहीं थे। बातचीत शुरू करने से पहले आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। आपने खुद को शब्दों के लिए नुकसान में पाया, भ्रमित, चकाचौंध और विचलित पाया। मैनिपुलेशन ऐसा महसूस करा सकता है कि आपको कंट्रोल किया जा रहा है और आपको अपनी क्षमताओं पर डाउट होने लगेगा। अगर आपको लगातार मैनिपुलेट किया जाए तो आप निराश और हतोत्साहित महसूस करने लगते हैं। आप सोच रहे होंगे और आप सोचते रह जाएंगे कि आपने इसे आते हुए क्यों नहीं देखा। हालांकि क्या आप इसे रोक सकते थे अगर आप जानते थे कि उन संकेतों का विश्लेषण कैसे किया जाए जो ये संकेत देते हैं कि ये कुछ अच्छा नहीं हो रहा है? मैनिपुलेटर्स आपकी भावनाओं का शोषण करते हैं और आपसे लाभ प्राप्त करने के लिए आपकी मानसिक धारणाओं को विकृत करके अपने प्रभाव का उपयोग करते हैं। वे आपकी कमजोरियों का शिकार करते हैं और संचार रणनीतियों के माध्यम से आपका लाभ उठाते हैं, जो आपको इतना विचलित करने के लिए डिजाइन की जाती हैं कि आप ये देख ही नहीं पाते कि वे क्या कर रहे हैं, जब तक कि बहुत देर ना हो जाए। ये पहचानना महत्वपूर्ण है कि क्या आपको अपने आप को फायदा उठाने से बचाने के लिए मैनिपुलेट किया जा रहा है। ये रिश्तों में शक्ति के स्वस्थ संतुलन की सुविधा प्रदान करता है और ये सीखने से शुरू होता है कि लोगों का विश्लेषण कैसे किया जाए। ये बताने के अन्य तरीकों में से एक है कि आपके साथ छेड़छाड़ की जा रही है या नहीं। ये बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से है। जब आप जानते हैं कि क्या देखना है तो शक्तिशाली, अनकहे और सूक्ष्म संकेत बहुत कुछ बोलते हैं। इशारों, मुद्राओं और चेहरे के भावों को पहचानने से कोई व्यक्ति जो कहने की कोशिश कर रहा है या नहीं कहने की कोशिश कर रहा है, उसके पूरे संदेश को पहचानना और समझना आसान हो जाता है। दूसरे का विश्लेषण करना सीखने से कुछ आकर्षक रहस्य खुल सकते हैं और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी आंखें उन संकेतों के लिए खोलें जिनका आप लाभ उठा सकते हैं, ताकि आप अपनी प्रगति को पूरी तरह से गति दे सकें। हमारी पुस्तक चुनने के लिए आपका धन्यवाद। जान लें कि हम जानते हैं कि एक ही विषय के लिए बहुत सारी पाठन सामग्री है और हम आपको हर दिन उपयोग की जाने वाली अधिकतम जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अध्याय 1, मैनिपुलेशन के 13 नियम। क्या आप विश्वास करेंगे कि आपके जीवन के हर जागने वाले क्षण में आपके मन को एक या दूसरे तरीके से मैनिपुलेट या कंट्रोल किया जा रहा है? जरूरी नहीं कि हमेशा किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसे आप जानते हो। सोशल मीडिया, ऑनलाइन समाचार सामग्री, जो चीजें आप पारंपरिक मीडिया में देखते और सुनते हैं, विज्ञापन, वार्तालाप जो हम काम पर या अपने निजी जीवन में देखते और सुनते हैं, वे सभी किसी न किसी प्रकार की चालाकी या मन पर कंट्रोल है और अधिकांश समय ये आपके बिना महसूस किए ही हो रहा है। यहाँ तक कि आप इस पुस्तक के अगले अध्यायों में जो पढ़ने जा रहे हैं वो भी एक मैनिपुलेशन का ही रूप हो सकता है, जो आपके विचारों को एक निश्चित सीमा तक प्रभावित करता है। हालांकि मानव मन मैनिपुलेशन के लिए इतना अति संवेदनशील क्यों है? क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा दिमाग छिद्रों के रूप में जाना जाता है? आइए सोलोमन एश
प्रयोग पर एक नज़र डालें जो 1957 में आयोजित किया गया था। अनुरूपता पर यह प्रयोग ऐश द्वारा मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की एक श्रृंखला में किया गया था ताकि यह पता चल सके कि किसी व्यक्ति की राय लोगों के समूह से किस हद तक प्रभावित हो सकती है। परिणाम, ऐश ने पाया कि सही मात्रा में सहकर्मी दबाव के साथ लोग उन तथ्यों या वास्तविकता को अनदेखा करने के लिए तैयार थे जो उनके सामने थे और बाकी समूह के अनुरूप होने के लिए झूठी या गलत प्रतिक्रिया देने का सहारा लेते थे। इससे पहले यहाँ एक त्वरित प्रश्न है, क्या आप अपने आप को एक गैर अनुरूपतावादी के रूप में देखते हैं या अनुरूपतावादी के रूप में? अधिकांश लोगों का मानना है कि जब वे जानते हैं कि वे किस चीज़ के बारे में सही हैं तो वे दूसरों के खिलाफ खड़े होने के लिए सही मात्रा में गैर अनुरूपवादी हो सकते हैं। हालांकि एक अनुरूपता समूह के साथ घुलना मिलना पसंद करेगा, जबकि अधिकांश का मानना है कि वे गैर अनुरूपतावादी हैं। अनुसंधान अन्यथा सुझाव देगा। और ये कि लोगों को शुरू में उनके विचार से अधिक अनुरूपता का खतरा हो सकता है। यहाँ एक त्वरित परीक्षण है। कल्पना कीजिए कि आप कई अन्य लोगों के समूह के साथ एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग का हिस्सा हैं। हर कोई एक ही परीक्षा दे रहा है जहाँ आपको अजीब आकार की छवियों की एक श्रृंखला दिखाई जाती है और पूछा जाता है कि जब आप देखते हैं तो आप क्या देखते हैं। कुछ अवसरों पर कुछ प्रतिभागियों ने सर्वसम्मति से घोषणा की कि वे ठीक उसी छवि को देख सकते हैं, लेकिन जब आप तस्वीर को देखते हैं तो आप कुछ बिल्कुल अलग ही देख रहे होते हैं। इसे भी आप ही देख रहे हैं। कमरे में हर दूसरे प्रतिभागी का एक ही एकीकृत उत्तर है। आप क्या करेंगे? क्या आप उस पर कायम हैं जो आप देख सकते हैं, या क्या आप आगे बढ़ते हैं और उसी उत्तर की घोषणा करते हैं जो कि अन्य प्रतिभागी दे रहे हैं? ऐश अनुरूपता प्रयोगों का उद्देश्य ठीक ये ही है। अनुरूपता जो एक व्यक्ति की उस सामाजिक समूह के अनकहे व्यवहार या नियमों के साथ चलने की प्रवृत्ति है जिसका वो हिस्सा है। ऐश ने अपने प्रयोगों से ये पता लगाना शुरू किया कि क्या लोगों पर अनुरूपता के लिए दबाव डाला जा सकता है, भले ही वे जानते हों कि समूह में बाकी सभी लोग गलत थे। ऐश के प्रयोग का मुख्य उद्देश्य ये प्रदर्शित करना था कि अनुरूपता कितनी शक्तिशाली हो सकती है। एक समूह। जब ऐश ने अपना प्रयोग किया तो ऐसे प्रतिभागी थे जो अंदर चल रहे थे और अन्य सभी प्रतिभागियों की तरह होने का नाटक कर रहे थे, साथ ही जो वास्तव में अनजान थे कि क्या हो रहा था। जो लोग जानते थे कि क्या हो रहा है वे निश्चित तरीके से व्यवहार करेंगे और इसका उद्देश्य ये देखना था कि उनके व्यवहार का अन्य प्रतिभागियों पर कोई प्रभाव पड़ने वाला है या नहीं। किए गए प्रत्येक प्रयोग में एक भोले भाले प्रतिभागी होंगे जिन्हें जागरूक प्रतिभागियों के समूह के साथ रखा गया था। समूह में 50 प्रतिभागी थे और सभी को बताया गया था कि वे किसी प्रकार के दृष्टि परीक्षण में भाग लेंगे। जो लोग जानते थे कि क्या चल रहा था उन्हें पहले ही बता दिया गया था कि प्रस्तुत किए गए कार्य के लिए उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी। भोले भाले प्रतिभागियों को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वे ही ऐसे थे जो आनंदित रूप से अनजान थे। सभी प्रतिभागियों को एक लाइन टास्क दिया गया था और प्रत्येक को मौखिक रूप से घोषणा करनी थी कि कौन सी लाइन ए, बी या सी लक्ष्य रेखा के सबसे करीब है। कुल 18 विभिन्न परीक्षण किए गए और प्रतिभागी जो जागरूक थे उनके पास 18 परीक्षणों में से 12 के उत्तर गलत थे। ऐश चाहता था ये निर्धारित करने के लिए कि क्या भोले भाले प्रतिभागी अपनी प्रतिक्रियाओं को इस बात के अनुरूप बदलेंगे कि बाकी सभी ने कैसे प्रतिक्रिया दी। ट्रायल के पहले हाफ के दौरान सब कुछ ठीक चल रहा था। जागरूक लोगों ने सवालों के सही जवाब दिए।
हालांकि उन्होंने बाद में गलत उत्तर देना शुरू कर दिया, जैसा कि उन्हें प्रयोगकर्ताओं द्वारा निर्देश दिए गए थे। परिणाम। दिलचस्प बात यह है कि ऐश प्रयोग के अंत में ये पता चला कि अनुरूपता प्रयोग में भाग लेने वालों में से 75% ने कम से कम एक बार बाकी समूह के उत्तरों का साथ दिया। जब सभी परीक्षणों को मिला दिया गया, ऐश ने पाया कि भोले भाले प्रतिभागियों ने समूह के गलत उत्तर के साथ लगभग 1/3 समय पुष्टि की। ये निर्धारित करने के लिए कि प्रतिभागी वास्तव में दृष्टि परीक्षण के दौरान दी गई इन पंक्तियों की सही लंबाई का अनुमान लगा सकते हैं। प्रत्येक प्रतिभागी को व्यक्तिगत रूप से सही मिलान लिखने के लिए कहा गया था। परिणामों के आधार पर प्रतिभागियों के निर्णय सटीक थे। सही उत्तर को 98% समय चुना गया था। ऐश के प्रयोग ने यह दिखा दिया कि समूह के भीतर मौजूद लोगों की संख्या अनुरूपता को कितना प्रभावित कर सकती है। जब केवल एक अन्य प्रतिभागी उपस्थित था तो इसका प्रतिभागी के उत्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब 2 प्रतिभागी थे तो उनके उत्तरों का भोले भाले प्रतिभागियों के उत्तर पर बहुत कम प्रभाव पड़ा। 3 या अधिक प्रतिभागियों की उपस्थिति में भोले भाले प्रतिभागियों द्वारा दिए गए उत्तरों में महत्वपूर्ण अंतर था। ऐश ने यह भी पाया कि एक जागरूक प्रतिभागी सही उत्तर प्रदान करता है, जबकि बाकी जागरूक प्रतिभागियों ने गलत उत्तर दिए। केवल 5% के साथ अनुभवी अनुरूपता के स्तर को नाटकीय रूप से कम कर दिया। समूह के अन्य सदस्यों के साथ जाने वाले प्रतिभागियों में से 10% तक अध्ययन जो बाद में किए गए ने ऐश के निष्कर्षों का भी समर्थन किया, जो तब सुझाव देता है कि जब अनुरूपता की बात आती है तो सामाजिक समर्थन एक महत्वपूर्ण तत्व था। जब भोले भाले प्रतिभागियों से बाद में सवाल किया गया कि उन्होंने बाकी समूह के साथ जाने का फैसला क्यों किया, भले ही उन्हें पता था कि उत्तर गलत थे, अधिकांश ने जवाब दिया, हालांकि वे जानते थे कि बाकी सभी गलत थे, वे खुद को उपहास के जोखिम से बचाना चाहते थे। कुछ प्रतिभागियों का मानना था कि बाकी समूह के पास सही उत्तर थे और वे लोग थे जो गलत थे। ऐश के प्रयोग के निष्कर्षों से अनुरूपता के बारे में सच्चाई का पता चलता है, जो ये है कि वास्तव में इस धारणा से प्रभावित है कि अन्य लोग अधिक चतुर या अधिक सूचित हो सकते हैं और बाकी समूह के साथ फिट होने की इच्छा रखते हैं। ये छिद्र तब हैं जहां मानव मन मैनिपुलेशन के लिए अति संवेदनशील हो जाता है। हम अनुरूप क्यों हैं? उन लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि मानव मन कैसे काम करता है, तब उनके पास मौजूद उत्तोलन का पूरा लाभ उठाना इतना आसान हो जाता है। अपने लाभ के लिए इस ज्ञान का उपयोग करते हुए वे आसानी से अन्य सभी अनसुने व्यक्तियों को केवल कुछ अच्छी तरह से रखे गए शब्दों या सरल आदेशों से प्रभावित कर सकते हैं। जब आप किसी और की भावनाओं पर खेलते हैं तो मैनिपुलेशन आपको आसानी से शक्ति की स्थिति में डाल देता है। सबसे आसान लक्ष्य। यदि आप किसी को समझा सकते हैं और उन्हें विश्वास दिला सकते हैं कि आप जो चाहते हैं उसे करने में वे खुश होंगे, वे आपके नियमों के आगे झुकने को तैयार होंगे। यदि आप उन्हें पर्याप्त रूप से दोषी महसूस कराते हैं तो वे कोशिश करेंगे और स्थिति को ठीक करने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं करेंगे। यहाँ तक कि किसी और के डर पर खेलना भी उन्हें आसान निशाना बना देता है। उन्हें विश्वास दिलाएं कि वे उस चीज़ को खोने के खतरे में हैं जिसे वे खोना बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, और वे किसी भी अवसर पर कूद पड़ेंगे जो उन्हें प्रस्तुत किया जाएगा। यदि आपका पर्यवेक्षक आपके सामने इस संभावना को टाल देता है कि आप अपनी नौकरी खो सकते हैं, तो क्या यह डर आपको किसी भी अनुरोध को करने के लिए प्रेरित नहीं करेगा? वे आपसे पूछते हैं, भावनाएं मैनिपुलेशन को इतना आसान बना देती है। ऐश ने और भी प्रयोग किए
और पता लगाया कि जिन कारणों से हम अनुरूपता के लिए अति संवेदनशील हो जाते हैं। जब अधिक लोग मौजूद होते हैं, जब काम अधिक कठिन होता है और हमें अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है, हम तब पुष्टि करते हैं जब हम मानते हैं कि दूसरों को इस विषय पर हमसे बेहतर जानकारी हो सकती है। जब हम समूह के दूसरे लोगों को अधिक शक्ति या प्रभाव के रूप में देखते हैं। ऐश ने हालांकि खोज की कि अनुरूपता की शक्ति कम हो जाती है जब प्रतिभागी व्यक्तिगत रूप से या निजी तौर पर दूसरों से अलग प्रतिक्रिया देने में सक्षम होते हैं। आगे के शोध से पता चलता है कि यदि संबंधित व्यक्ति के पास समूह के भीतर कम से कम एक अन्य व्यक्ति है जो उनके दृष्टिकोण का समर्थन करता है, तो अनुरूपता कम होती है। वाकई दिलचस्प है। मैनिपुलेटर्स के 13 कानून सभी आकार और आकारों में आ सकते हैं। भले ही वे अलग अलग हों, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो जोड़ तोड़ करने वालों में एक दूसरे के साथ समान हैं, और ये तथ्य है कि वे डरपोक, धोखेबाज और गुप्त हैं और किसी भी रणनीति का उपयोग करने का सहारा लेंगे यदि उन्हें वो मिलता है जो दिन के अंत में वो चाहते हैं। वे आपकी या किसी और की भावनाओं की बहुत कम परवाह करते हैं, यहाँ तक कि उन लोगों की भी जिन्हें वे प्यार करते हैं। केवल एक चीज़ जो मायने रखती है वो है उनका अपना एजेंडा और जो वो चाहते हैं वो प्राप्त करना। मैनिपुलेटर्स अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक, दो या कई युक्तियों का सहारा लेते हैं, जबकि रणनीति एक मैनिपुलेटर से दूसरे से भिन्न हो सकती है। मैनिपुलेशन के 13 कानून हैं जो प्रत्येक मैनिपुलेटर एक समय या किसी अन्य पर उपयोग करेगा। नियम 1, अपने इरादे छुपाएं। झूठ बोलना शायद मैनिपुलेशन का सबसे पुराना और सबसे प्रभावी तरीका है। मैनिपुलेटर्स अक्सर इस रणनीति का सहारा लेते हैं जब वे जिम्मेदारी से बचने या अपने लाभ के लिए सच्चाई को मोड़ने की कोशिश करते हैं। कुछ मैनिपुलेटर्स झूठ बोलने का सहारा भी लेते हैं जब ऐसा करने का कोई वास्तविक कारण नहीं होता है, बस अराजकता पैदा करना या किसी और की भावनाओं के साथ खेल रहे ज्ञान के आनंद पर फलते फूलते रहना। एक कुशल मैनिपुलेटर जानता है कि इस कोण को इतनी सूक्ष्मता से कैसे काम करना है कि आपको झूठ का एहसास भी नहीं होता। मैनिपुलेटर के झूठ बोलने के कई कारण हो सकते हैं। दूसरे का फायदा उठाना भी हो सकता है, उनके असली इरादों को छुपाने के लिए, ताकि आपको पता ना चले कि वे क्या कर रहे हैं। एक कर्मचारी जो अपनी नौकरी के बारे में चिंतित था, वो बॉस से संपर्क कर सकता है और निकाले जाने की संभावना के बारे में पूछ सकता है। वास्तव में क्या चल रहा है, इसे छुपाने के प्रयास में बॉस कर्मचारी को बता सकता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, जब वास्तव में उसे सौंपे गए प्रोजेक्ट पर काम पूरा करने के बाद उसे बदलने की योजना पहले से ही बनाई जा चुकी है। एक सहकर्मी जो उसे प्रमोशन पर नज़र गड़ाए हुए है, वो संभावित जानकारी को रोक सकता है ताकि वो खुद को आपसे आगे रख सके। नियम 2, ध्यान आकर्षित करना। जीवन में थोड़ा सा नाटक चीज़ों को दिलचस्प रखता है, लेकिन एक मैनिपुलेटर के लिए नाटक बहुत बार होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसे जानबूझकर बनाया है। मैनिपुलेटर्स खुद को मान्य करने के लिए ध्यान का केंद्र बनना पसंद करते हैं और अपने अहम को वह आत्मविश्वास देते हैं जो उन्हें लगता है कि उन्हें चाहिए। काम पर एक सहकर्मी उनमें से प्रत्येक को दूसरे के बारे में किस्से सुनाकर सहकर्मी ए और बी के बीच संघर्ष पैदा करने का सहारा ले सकता है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि सहकर्मी ए और बी एक दूसरे के साथ हैं। फिर वे आराम के लिए मैनिपुलेटर की ओर मुड़ते हैं, जो तब मैनिपुलेटर को महत्वपूर्ण महसूस कराता है। एक रिश्ते में एक साथी लगातार ये सुनिश्चित करने के लिए लड़ाई कर सकता है
कि दूसरे का ध्यान लगातार उन पर केंद्रित हो और ये एक ऐसी समस्या को हल करने की कोशिश कर रहा है जो मौजूद ही नहीं है। नियम 3, भावनात्मक रूप से व्यवहार करना। मैनिपुलेटर अत्यधिक भावुक व्यक्ति हो सकते हैं। जब वे चीज़ों को अपने तरीके से करना चाहते हैं तो नाटकीय या यहाँ तक कि हिस्टीरिकल विस्फोटों के लिए प्रवण हो सकते हैं। मेलोड्रामेटिक, जोर से, अप्रिय, ओवर द टॉप, यहाँ तक कि थोड़ी सी उत्तेजना पर भी एक जोड़ तोड़ करने वाला भावनात्मक व्यवहार का सहारा लेगा, जो किसी सामाजिक सेटिंग में ज़्यादातर समय अनुपयुक्त होता है। एक कपल रेस्टोरेंट में जोर जोर से बहस कर रहा है क्योंकि एक साथी अनुचित व्यवहार कर रहा है। जब चीज़ें नहीं की जाती हैं तो वे इस व्यवहार का सहारा लेते हैं, उम्मीद करते हैं कि उनका साथी उनकी मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त शर्मिंदा हो सकता है। जब सही तरीके से उपयोग किया जाता है तो ये एक अत्यंत प्रभावी मैनिपुलेशन तकनीक है। नियम 4, एक शिकार की भूमिका निभाना। सभी को हमेशा उन पर दया आती है। उन्हें लगता है कि दुनिया में उनकी किस्मत सबसे खराब है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको क्या समस्या हो रही है। वे इस बारे में बात करने के लिए भी आपको दोषी महसूस कराने का एक तरीका ढूंढते हैं कि कैसे उनकी समस्या आपकी तुलना में 10 गुना बदतर है। हम सभी समय समय पर बुरी किस्मत के झटके से पीड़ित होते हैं, लेकिन मैनिपुलेटर कुशलता से उस अशुभ लकीर का उपयोग अपने शिकार की स्थिति को ऊंचा करने और खुद को हर किसी से ऊपर रखने में कामयाब करता है। एक दोस्त जो आपकी समस्याओं को खारिज करते हुए अपने जीवन के सभी नकारात्मक पहलुओं को लगातार निभाता है, वो ध्यान आकर्षित करने के लिए इस जोड़ तोड़ की रणनीति का सहारा ले रहा है। उन्हें बताएं कि आपका दिन खराब था क्योंकि आज सुबह काम पर जाते समय आपका टायर पंक्चर हो गया था, और वे आपको बताएंगे कि आप कैसे भाग्यशाली हो सकते हैं कि आपके पास शिकायत करने के लिए एक कार भी है, जबकि उन्हें सार्वजनिक परिवहन की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैनिपुलेटर्स दूसरों से सहानुभूति हासिल करने के लिए इस भावनात्मक रूप से जल निकासी रणनीति का सहारा लेते हैं, जो ध्यान आकर्षित करने और ये सुनिश्चित करने का एक और तरीका है कि हर कोई उन पर केंद्रित है। क्रेडिट लेना जहां ये देय नहीं है। मैनिपुलेटर्स अंतिम समय में श्रेय लेने के लिए झपट्टा मारते हैं, जैसे कि उन्होंने शेर का काम पूरा कर लिया है। ये चालाक जोड़तोड़ करने वाले काम सौंपने के लिए इधर उधर भागते हैं, व्यस्त प्रतीत होते हैं, जब वास्तव में वे कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन जब क्रेडिट लेने का समय आता है तो उन्हें आपको एक तरफ धकेलने और विचारों का श्रेय लेने में कोई समस्या नहीं होती है, और आपने जो काम किया है वो उनका काम माना जाता है। नियम 6, मुझ पर निर्भर रहें। जोड़ तोड़ करने वाले चाहते हैं कि आप ऐसा महसूस करें कि आपको अपने जीवन में उनकी ज़रूरत है, कि आप उनके बिना जी ही नहीं सकते, जिससे आप उस समूह का हिस्सा बनने के लिए बेताब हो जाते हैं। एक रिश्ते में वे भागीदार हो सकते हैं जो आपको लगातार याद दिलाते हैं कि तुम मेरे बिना क्या करोगे या तुम मेरे बिना कैसे जिंदा रहोगे। वे आप पर एहसान करते हैं और ऐसे समय में आपकी मदद करते हैं जब आपको इसकी सबसे अधिक ज़रूरत होती है, जिससे आप उनके प्रति ऋणी महसूस करें ताकि वे बाद में इस तारीख को गिना गिना कर इसे भुना सकें। मैनिपुलेटर्स ये गलत धारणा बनाते हैं कि आपको अपने जीवन में उनकी ज़रूरत है, क्योंकि जितना अधिक आप उन पर निर्भर करते हैं उतना ही अधिक उनका आप पर कंट्रोल होता है, जो कि वास्तव में वे चाहते हैं। वे कमज़ोर लोगों का शिकार करते हैं और आपके जीवन में खुद को अपरिहार्य मित्र बनाते हैं। इस विशेष स्थिति में उन्होंने जो बनाया है, जितना अधिक आप समर्थन के लिए उन पर झुकते हैं उतने ही अधिक अवसर उन्हें आपकी भावनाओं का शिकार करने और अपने लाभ के लिए आपका शोषण करने के लिए मिलते हैं।
कानून 7, चयनात्मक ईमानदारी। क्या आपने कभी इतना निहत्था महसूस किया है कि कैसे एक उदार व्यक्ति जिसे आप चाहते हैं वो अचानक घूम सकता है और आपकी पीठ में छुरा घोंप सकता है, या इतना गलत महसूस किया हो जब आपको एहसास हुआ कि आप केवल आधा जानते थे कि क्या हो रहा था। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो व्यक्ति आपको जानकारी खिला रहा था वो एक जोड़ तोड़ करने वाला था, और इसका कारण आपको पीठ में छुरा घोंपना या गलत पैर से महसूस करना है, क्योंकि उन्होंने आपको केवल वही जानकारी दी थी जो वे चाहते थे कि आप जानबूझकर अनजान रहें। चयनात्मक ईमानदारी एक शक्तिशाली चालाकी की रणनीति जिसका उपयोग एक बेजोड़ पीड़ित को निरस्त करने के लिए किया जा सकता है। एक रणनीति जो आज विशेष रूप से पेशेवर सेटिंग में बहुत प्रमुख है। काम पर मैनिपुलेटर आगे बढ़ने के लिए हर समय इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर काम पर एक ही प्रमोशन के लिए 5 लोग हैं तो मैनिपुलेटर महत्वपूर्ण जानकारी को रोककर खुद को ऊपरी हाथ देने की कोशिश करेगा जिसे वे जानते हैं। साथ ही साथ हर किसी को आश्वस्त करते हैं कि ये वास्तव में क्या चल रहा है। वे आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कुछ हो रहा है उस पर आपका सुराग लगाकर वे उदार हो रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि आप हर कदम पर उनसे कम से कम 2 कदम पीछे रहें। नियम 8, एक दोस्त होने का नाटक करना। कार्यालय में अपने पहले दिन मिले अत्यधिक दोस्ताना व्यक्ति से मूर्ख मत बनो। वे आपके बारे में जानकारी इकट्ठी करते समय आपके मित्र होने का नाटक कर सकते हैं, जिसका वे बाद में अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकते हैं। हालांकि कुछ लोग वास्तव में फ्रेंडली हो सकते हैं यदि वो व्यक्ति बहुत ही व्यक्तिगत या खोजी प्रश्न पूछकर थोड़ा बहुत फ्रेंडली हो रहा है तो लाल झंडा उठाना शुरू करें, खासकर यदि आप उनसे अभी अभी मिले हों। ये युक्ति एक पेशेवर सेटिंग के भीतर प्रमुख है, और यदि आपकी आंत आपको बता रही है कि कुछ बंद है तो शायद ये है। मैनिपुलेटर आपके अपने मित्रों की मंडली के भीतर भी मौजूद हो सकता है। वे आपके दोस्त होने का ढोंग करते हैं जो बातचीत के कंट्रोल में है। बातचीत हमेशा वही होगी जो वे तय करते हैं कि ये होनी चाहिए, और ये केवल तभी होगी जब वे निर्धारित करेंगे कि ये होना चाहिए। ये दोस्त आपको इसके बारे में सोचने के लिए बहुत कम समय देकर निर्णय लेने के लिए दबाव भी डाल सकता है। वाक्यांश जैसे, अगर मैं वास्तव में आपका दोस्त हूँ तो आप मेरे लिए ये करेंगे, मैनिपुलेटर की जीभ को बहुत आसानी से और हमेशा उनके लाभ के लिए रोल करें। कानून 9, अप्रतिबद्ध। क्या आप अपने जीवन में किसी ऐसे आदमी को जानते हैं जिसे किसी भी चीज़ के लिए प्रतिबद्ध होने में कठिनाई होती है? आपके द्वारा उन्हें बताए जाने के बाद भी ये कितना महत्वपूर्ण है और आप अभी उनके समर्थन का उपयोग कर सकते हैं। नॉन कमिटेड व्यक्ति आपका कोई दोस्त नहीं है, वो एक जोड़ तोड़ है। वो अपने अनुमोदन या समर्थन को रोकने में आनंद लेते हैं यदि इसका मतलब है कि उनके लाभ के लिए स्थिति को नियंत्रित करने के लिए खुद को ऊपरी हाथ देने का अवसर। वे केवल अपने लिए देख रहे हैं और वे विशेष रूप से कुछ भी करने से बचेंगे यदि इसका अर्थ जिम्मेदारी लेना है। नॉन कमिटेड होना एक हेरफेर रणनीति है जो अक्सर रोमांटिक रिश्तों में इस्तेमाल की जाती है। जब एक रोमांटिक पार्टनर नॉन कमिटेड होता है तो ये दूसरे को अपने पैर की उंगलियों पर रखता है और उन्हें और अधिक के लिए वापस लाता रहता है, जिससे मैनिपुलेटर को ऊपरी हाथ मिल जाता है। जितना अधिक समय तक वे अपनी प्रतिबद्धता को रोकते हैं उतना ही अधिक पीछे की ओर झुकना आप केवल उनकी स्वीकृति प्राप्त करने के लिए तैयार होंगे। नियम 10, गूंगा बजाना। क्या वह सहकर्मी जिसे आप जानते हैं
वास्तव में अनजान हैं कि क्या हो रहा है, या वे अतिरिक्त जिम्मेदारी लेने से बचने के लिए मासूमियत का नाटक कर रहे हैं। गूंगा खेलना एक जोड़ तोड़ की रणनीति है जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, लेकिन यदि आप ध्यान से देखते हैं तो आप इसे बहुत सारी पेशेवर सेटिंग में स्पष्ट पाएंगे। यदि आप काम पर समूह परियोजना में एक नेता हैं, तो क्या आप टीम के उस सदस्य को अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपेंगे जो कुछ के बारे में निश्चित नहीं था, या उस अतिरिक्त जिम्मेदारी को दूसरे को सौंप दें जो कर्मचारी तब मूर्खतापूर्ण खेल कर रहा था? वो बहुत कम करके दूर हो जाता है, लेकिन समूह में बाकी सभी के समान ही मान्यता प्राप्त करता है। जब दोस्तों के समूह के बीच कोई विवाद होता है, तो क्या वो एक दोस्त जो नहीं जानता कि क्या हो रहा है सच कह रहा है, या क्या वो निर्दोष होने का नाटक कर रहा है? ये अच्छी तरह से जानते हुए कि वे पहले स्थान पर संघर्ष को भड़काने के लिए जिम्मेदार था। एक रोमांटिक रिश्ते में क्या आपका साथी जो नहीं जानता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं सच कह रहे हैं जब आप उन्हें किसी मुद्दे के बारे में बताते हैं, या क्या वो झूठ में पकड़े जाने से बचने के लिए मूर्खतापूर्ण खेल कर रहा है? कभी कभी निर्दोष पार्टी इतनी मासूम नहीं भी हो सकती है। कानून 11, दूसरों पर उंगली उठाना। एक मैनिपुलेटर हमेशा पहले अपने हाथों को साफ रखने की कोशिश करेगा, कभी जिम्मेदारी नहीं लेगा, और दूसरा हमेशा उंगली को इंगित करने की कोशिश करेगा ताकि जब भी कोई समस्या हो तो वो बच निकले, खासकर जब वो समस्या संभावित रूप से उनकी प्रतिष्ठा को खतरे में डाल सकती है और उन्हें उजागर कर सकती है कि वो कौन है। यदि आप अपने परिवार, दोस्तों या यहाँ तक कि अपने सहयोगियों में से किसी को जानते हैं जो हमेशा किसी भी चीज़ और किसी और पर खुद को दोष देते हैं, तो आप एक मैनिपुलेटर से निपट सकते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति पर नज़र रखें जिसके व्यवहार के पैटर्न में हमेशा किसी और को बलि का बकरा बनाना शामिल होता है। कानून 12, आपको वो बताना जो आप सुनना चाहते हैं। जब आपकी चापलूसी की जा रही हो तो अच्छा महसूस ना करना मुश्किल है, और आप उस आदमी को पसंद करने के इच्छुक हैं जो दूसरों की तुलना में चापलूसी कर रहा है। यदि आपके जीवन में कोई ऐसा आदमी है जो हमेशा आपको वो सब कुछ बताता है जो आप सुनना चाहते हैं, तो क्या आप उनका अनुसरण करने या उनके साथ अधिक समय बिताने के इच्छुक नहीं होंगे? ऐसे लोगों के आसपास अच्छा महसूस नहीं करना मुश्किल है, लेकिन आपको वो सब कुछ बताना जो आप सुनना चाहते हैं जरूरी नहीं कि एक अच्छे दोस्त की निशानी हो। वे आपको मक्खन लगा सकते हैं ताकि वे बाद की तारीख में एक बड़े एहसान को भुना सकें जिसे आप अपराध के रूप में उनकी मदद करने के लिए, क्योंकि वे आपके लिए बहुत अच्छे हैं। नियम 13, अपने निर्णयों को नियंत्रित करना। एक क्लासिक सेटिंग जब दूसरे के निर्णय को नियंत्रित करने के रूप में हेरफेर मौजूद है, एक रोमांटिक रिश्ते के भीतर है, जबकि आपके लिए अपने साथी की वजह से अपने फैसलों को आधार बनाना या बदलना बिल्कुल सामान्य है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके भीतर उन्हें खुश करने की सच्ची इच्छा मौजूद है, या आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप उन्हें नाराज़ करने का जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं? किसी रिश्ते में मैनिपुलेशन करने के बीच बहुत महीन रेखा होती है। यदि आप अपने दोस्तों के साथ बहुत बार योजनाओं को रद्द करते हुए पाते हैं क्योंकि आपका साथी अपनी नाराज़गी व्यक्त करता है या आपको बुरा महसूस कराता है, तो ये खेल में मैनिपुलेशन है। यदि आप ऐसे कपड़े पहनने से बचना चाहते हैं जो आपके साथी को नापसंद है, भले ही आप इसे पसंद करते हों, या अपने साथी को बाल कटवाने से रोकते हैं क्योंकि आपके साथी ने कहा उन्हें छोटे बाल पसंद नहीं हैं, ये चालाकी का एक सूक्ष्म रूप है। वो ये स्पष्ट किए बिना आपको कंट्रोल कर रहे हैं।
ये एक या दो टिप्पणियों के साथ काफ़ी मासूमियत से शुरू हो सकता है, जैसे कि ये व्यक्त करना कि आपने जो कपड़े पहने हैं वे आप पर अच्छे नहीं लगते हैं, या आप जिस तरह की पोशाक पहन रहे हैं वो कुछ और होनी चाहिए, और अचानक आप पाते हैं कि आपका जीवन बदल गया है। कुछ भी नहीं, बल्कि उन निर्णयों में बदल गया है जो आपको खुश नहीं करते, क्योंकि वे किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा निर्धारित किए जा रहे हैं जो आपसे प्यार करता है। मैनिपुलेशन की नैतिकता। क्या ये संभव है? मैनिपुलेशन हो सकता है अच्छा और बुरा दोनों। मैनिपुलेशन शब्द का उल्लेख करें और जो तुरंत दिमाग में आता है वो नकारात्मक अर्थ है जो इस शब्द से जुड़ा है। मैनिपुलेशन का अर्थ है छल। मैनिपुलेशन का मतलब है किसी और का फ़ायदा उठाने के लिए बेईमानी और गुप्त रणनीति का इस्तेमाल करना। मैनिपुलेशन का अर्थ है धोखाधड़ी और एक मुश्त झूठ बोलना। मैनिपुलेशन अनैतिक है। इस शब्द को निश्चित रूप से वर्षों से खराब प्रतिष्ठा मिली है, और यहाँ तक कि नाटक में मैनिपुलेशन का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वाक्यांश भी ऐसी तस्वीर पेंट करते हैं जो काफ़ी बदसूरत या अप्रिय है। उसने उसे अपनी छोटी उंगली के चारों ओर पूरी तरह से लपेट लिया है। मैंने अपने बॉस को ठीक वही बताया जो वो सुनना चाहता था। उन्हें दिल तोड़ने वाला माना जाता है। मैंने अपने दोस्त से वो करने के लिए कहा जो मैं चाहता था। मैनिपुलेशन के ये विशिष्ट उदाहरण निश्चित रूप से प्रक्रिया में शामिल दोनों पक्षों के लिए स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव नहीं डालते हैं। ये मैनिपुलेशन करने वालों को स्वार्थी, धोखेबाज और अपने लाभ के लिए किसी और का उपयोग करने के बारे में असंबद्ध बनाता है, और ये मैनिपुलेशन करने वाले को मूर्ख, अनजान और संभवतः चरित्र के लिए कमजोर भी बनाता है। खुद को इतनी आसानी से मूर्ख बनाने की अनुमति देना। हेरफेर को हमेशा एक ऐसे कार्य के रूप में देखा गया है जो निर्मम, चतुर लेकिन चालाक है, और हमेशा जहां एक व्यक्ति का शोषण किया जाता है या उसका फायदा उठाया जाता है। मैनिपुलेशन को और भी नकारात्मक रूप से देखा जाता है जब ये स्पष्ट हो जाता है कि धूर्त व्यक्ति ने दूसरे की भावनाओं को बेरहमी से नज़रअंदाज कर दिया है, अपनी स्वार्थी ज़रूरतों को हर किसी के ऊपर रखा है। इससे भी बुरी बात यह है कि मैनिपुलेटर ने दूसरे का दोस्त होने का नाटक करके और फिर उनके खिलाफ विश्वास में साझा की गई जानकारी का उपयोग करके उनका शोषण किया है। चाहे हमारे व्यक्तिगत या पेशेवर जीवन में एक तथ्य है जो रहता है, कोई भी ये जानना पसंद नहीं करता कि उनके साथ मैनिपुलेशन की गई है। किसी को भी नहीं। इस मुश्किल से जुड़ी ऐसी नकारात्मकता के साथ ये विश्वास करना लगभग असंभव हो जाता है कि एक संभावना है कि मैनिपुलेशन को अच्छे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, या यहाँ तक कि ये संभवतः बेहतर के लिए बदलाव ला सकता है। ये सुनने में चाहे जितना आश्चर्यजनक लगे, मैनिपुलेशन करना कोई बुरी बात नहीं है। मैनिपुलेशन हमारे चारों ओर मौजूद है, और आपको इसका प्रमाण खोजने के लिए अक्सर बहुत दूर नहीं देखना पड़ता है। उदाहरण के लिए एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग को लें। उनके निरंतर संदेश हमें ये खरीदने, उसे खरीदने, ऐसा करने से रोकने और ऐसा करने से रोकने के लिए कहते हैं। वे सभी किसी न किसी तरह से हमारे फैसलों में मैनिपुलेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मैनिपुलेशन के कौन से रूप वास्तव में हमें बेहतर के लिए बदलने की कोशिश कर रहे हैं। एडवर्टीजमेंट्स जो हमें धूम्रपान बंद करने और स्वस्थ खाने के लिए कहते हैं, वे हमारे निर्णयों में मैनिपुलेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस मामले में वे सकारात्मक बदलाव लाने के लिए ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। धूम्रपान छोड़ना आपके अपने फायदे के लिए है, तो ये स्वस्थ खा रहा है। यदि आप अपनी भलाई के लिए हैं, तो क्या ये मैनिपुलेशन एक सकारात्मक रूप नहीं है? दुनिया भर की सरकारें अपने लोगों के साथ मैनिपुलेशन करती हैं।
फिर भी हम कभी कभी इसे अनदेखा करना चुनते हैं, क्योंकि ये बोलने के लिए अधिक आधिकारिक स्रोत से आता है। व्यवसाय अपने बिक्री के आंकड़ों को बढ़ाने के लिए उत्पाद बनाकर और फिर उपभोक्ताओं को बताकर वे बिना मैनिपुलेशन के नहीं रह सकते। उन्हें अपने ग्राहकों को हमेशा मैनिपुलेट करना होता है, चाहे ये अच्छे या बुरे के लिए उपयोग किया जाता है। मैनिपुलेशन अभी भी दिन के अंत में मैनिपुलेशन है। क्या हम में से किसी को वास्तव में किसी दूसरे के निर्णयों का, कार्यों को निर्देशित करने का कोई अधिकार है, भले ही हम मानते हैं कि यह उनके लाभ के लिए है? मैनिपुलेशन के विचार से निपटने के लिए इस तरह की असुविधाजनक धारणा क्या है? शायद ये तथ्य है कि हम किसी और के विचार को पसंद नहीं करते हैं जो हमें क्या करना चाहिए या हमें कुछ ऐसा करने के लिए प्रेरित करने की कोशिश कर रहा है जो हम अन्यथा नहीं करेंगे। काम पर मैनेजर हर समय अपने एम्प्लॉयज़ के साथ मैनिपुलेशन करने की कोशिश करता है। हालांकि अच्छे नेता ऐसा अपने कर्मचारियों को प्रेरित करने या अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए करते हैं। प्रभावी मैनेजर्स ने कुशलता से सकारात्मक मैनिपुलेशन की कला में महारत हासिल की है और इसे अपने कर्मचारियों के प्रदर्शन को प्रबंधित करने के लिए एक प्रभावी उपकरण में बदल दिया है, जिससे उन्हें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए प्रेरित किया जा सके। ये विशिष्ट विवरण हेरफेर के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले और अनुनय के रूप में संदर्भित के बीच परिभाषित अंतर है। अनुनय अभी भी मैनिपुलेशन का एक रूप है, लेकिन जो इसे हेरफेर से जुड़ी नकारात्मक प्रतिष्ठा से अलग करता है वो 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला, आपका इरादा। दूसरा, आपकी ईमानदारी। तीसरा, जिस व्यक्ति को आप राजी करने की कोशिश कर रहे हैं उसके लिए क्या लाभ या सकारात्मक प्रभाव होने वाला है। मैनिपुलेशन बनाम अनुनय। अनुनय मतलब पर्सुएशन। ये 3 प्रमुख बिंदु इस बात का निर्णायक कारक बन रहे हैं कि आप मैनिपुलेशन करने या राजी करने का प्रयास कर रहे हैं या नहीं। जब आप राजी करते हैं तो ये आमतौर पर दूसरे व्यक्ति की भलाई के लिए होता है। जब आप मैनिपुलेशन करते हैं तो आप झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, जो वास्तव में हो रहा है उसे छिपाने की कोशिश करते हैं। जब आप राजी करते हैं तो आप जो करने की कोशिश कर रहे हैं उसके बारे में ईमानदार होने में सक्षम होते हैं, क्योंकि आपके पास छिपाने का कोई कारण नहीं है यदि ये व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं किया गया हो। जब आप मैनिपुलेशन करते हैं तो दूसरे पक्ष पर कोई सकारात्मक प्रभाव या लाभ नहीं होता है, केवल आप पर होता है। जब आप राजी करते हैं तो आप जिस दूसरे पक्ष को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं वो वह है जो स्थिति से सबसे अधिक लाभ उठाता है। एनजीओ हर समय अनुनय का सहारा लेता है। दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव पैदा करने के लिए दूसरों को कार्य करने और बेहतर करने के लिए बदलने की कोशिश करते हैं। वे दाताओं को राजी करते हैं, आवश्यक धन जुटाते हैं और महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में दूसरों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं, जिन्हें संबोधित करने या बदलने की आवश्यकता होती है। हमारे दैनिक दिनचर्या में इन कानूनों का मैनिपुलेशन और साक्ष्य मैनिपुलेटर्स कठपुतली स्वामी हैं, जो पर्दे के पीछे बैठकर तार खींचते हैं, माइंड गेम खेलते हैं और आपको उनके लिए गंदा काम करने के लिए राजी करते हैं। जब आप अपने आप को एक समस्या में पाते हैं और आप नहीं जानते कि ये कैसे हुआ, तो मैनिपुलेटर का इससे कुछ लेना देना हो सकता है। काम के माहौल में हेरफेर के सबूत अधिक स्पष्ट हैं, क्योंकि ये वो जगह है जहां आप अपना अधिकांश समय सोमवार से शुक्रवार सभी प्रकार के व्यक्तियों के संपर्क में आने में व्यतीत करते हैं। उस संकेत को देखने के लिए कुछ संकेत जो आपके बीच में एक मैनिपुलेटर हो सकते हैं, उनमें निम्न में से कोई भी शामिल है। बहुत अधिक चापलूसी एक हद तक कपटी लगती है। आपको सतही आकर्षण से
नहला रहा है। झूठी सहानुभूति, बातचीत जो एक तरफा होती है और आप वह हैं जो आमतौर पर इससे लाभान्वित नहीं होते हैं। आपको मौखिक रूप से डराने का प्रयास करता है। टीम प्रोजेक्ट जहां आप खुद को दूसरों की तुलना में अधिक जिम्मेदारी लेते हुए पाते हैं, जो काम का बोझ साझा करने में सक्षम है लेकिन किसी तरह नहीं। निष्क्रिय आक्रामक व्यवहार या एक्सपोजर, गलत पैर महसूस करना या आखिरी मिनट तक क्या हो रहा है इसके बारे में अंधेरे में छोड़ दिया जाना। किए जाने वाले महत्वपूर्ण निर्णयों पर पास से बाहर महसूस करना, बहुत देर से ये महसूस करना कि आप कुछ सूचनाओं के प्रति गुप्त नहीं थे। कार्यालय के चारों ओर अफवाहें या गपशप फैलाई जा रही हैं। एक सहयोगी को दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। आपके द्वारा हल करने के बाद हमेशा समाधान से अधिक भ्रम प्रतीत होता है। सहकर्मी जो अपनी गलती को स्वीकार करने से इनकार करते हैं और दोष को किसी और पर स्थानांतरित करके इसे कवर करने का प्रयास करते हैं, भले ही वे स्पष्ट रूप से गलत थे। जो चीज़ इन जोड़-तोड़ को इतना खतरनाक बनाती है वो ये है कि कभी-कभी ये चालें अकेले कार्यालय में नहीं रुकती हैं। आप ऐसे लोगों से घिरे भी हो सकते हैं जो आपके मित्रों या परिवार के तत्काल घेरे में हों, सिवाय इसके कि उन्हें ये देखना बहुत कठिन है कि वे कौन हैं और वे क्या कर रहे हैं। क्योंकि किसी स्तर पर आप ये विश्वास नहीं करना चाहते हैं, ये लोग जिनकी आप परवाह करते हैं वे इस तरह के व्यवहार का सहारा ले सकते हैं। अफसोस की बात है कि ये लोग हमारे चारों ओर मौजूद हैं और ये केवल तभी होता है जब हम जागते हैं और निम्नलिखित सबूतों पर ध्यान देते हैं कि हम ये महसूस करना शुरू करते हैं कि हमारे जीवन में जितना हम स्वीकार करना चाहते हैं उससे अधिक जोड़-तोड़ से घिरे हो सकते हैं। और मैनिपुलेशन के 13 नियम आपके साथ ठीक इसी मिनट घटित हो सकता है। वे आपके आत्मविश्वास का निर्माण करते हैं। जब ये उनके पक्ष में काम करता है तो केवल आपको फाड़ने के लिए। जब आप किसी से पहली बार मिल रहे हों और यदि वे तुरंत आपकी प्रशंसा करें और चापलूसी की बौछार करना शुरू कर दें तो सावधान रहें कि ये उन 13 हेरफेर कानूनों में से एक हो सकता है। जब वो आपको बताते हैं कि आप क्या सुनना चाहते हैं, वे आपको वो सब कुछ बताकर एक बेला की तरह खेल सकते हैं जो आप सुनना चाहते हैं। और अगर आपको लगता है कि वे इसे थोड़ा सा मोटा कर सकते हैं तो आप शायद सही हैं। वे आपके आत्मविश्वास का निर्माण कर सकते हैं, आपको ये विश्वास दिलाने के लिए मजबूर कर सकते हैं कि आप उन पर जानकारी प्रकट करने के लिए पर्याप्त भरोसा कर सकते हैं। केवल बाद में जब ये उनके लिए सुविधाजनक हो तो आपको फाड़ने के लिए। वे आपको आपकी वास्तविकता पर सवाल उठाते हैं। वे आपकी वास्तविकता पर सवाल उठाते हैं। वो मित्र जो आपको बताता है कि आप बस इसकी कल्पना कर रहे हैं या आप इससे बड़ा सौदा कर रहे हैं। आपकी चिंताओं को खारिज करना एक अच्छा दोस्त बनने के लिए ऐसा नहीं कर रहा है। समय समय पर अपने डर को कम करना ठीक है, लेकिन जब भी आप इसे उठाते हैं तो आपकी चिंताओं को खारिज कर दिया जाता है या उपहास उड़ाया जाता है। तो ये काम में मैनिपुलेशन का संकेत हो सकता है। क्लासिक रणनीति में से एक नार्सिसिस्ट या मैनिपुलेटर रिजॉर्ट्स आपको अपने स्वयं के निर्णय पर सवाल उठाकर अपने दृष्टिकोण या वास्तविकता को बदलने की कोशिश कर रहा है। वे आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप अप्रतिक्रिया कर रहे हैं या केवल आप ही ऐसा महसूस कर रहे हैं, इसलिए शायद इसके बजाय आपके साथ कुछ गड़बड़ है।
काफ़ी हानिरहित लगता है, लेकिन अगर ये बहुत लंबे समय तक चलता है तो ये आपको हर चीज़ पर संदेह करना शुरू कर सकता है, जिससे आपके लिए अपने फैसले पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। वे विषय से हटना शुरू करते हैं। एक क्लासिक संकेत है कि आप अपने हाथों पर एक संभावित जोड़-तोड़ चरित्र के साथ काम कर रही हैं। जब वे विषय से पूरी तरह से अलग हो जाते हैं और बातचीत को पूरी तरह से अलग दिशा में ले जाते हैं, उनके ऐसा करने का एक कारण है, और वो कारण है अक्सर आपको भ्रमित और निराश महसूस कराना। ये कई राजनेताओं की पसंदीदा रणनीति है, जो विषयांतर को व्याकुलता के रूप में उपयोग करते हैं। वे आपको नीचा दिखाते हैं, आपको ये बताकर कि आपकी राय कोई मायने नहीं रखती है, या ये कि आप तर्कसंगत निर्णय लेने के लिए बहुत भावुक हैं। आपके विचारों के लिए आपको डांटता है, और यहाँ तक कि आपको एक नकारात्मक लेबल भी दिया जाता है, ताकि आप अपनी राय व्यक्त करने से पहले 2 बार सोचें। सोशल मीडिया ने मैनिपुलेटर्स के लिए अपने कीबोर्ड या अपनी स्क्रीन के पीछे आराम से बैठना और अपने लक्ष्यों को अधिकतम भावनात्मक नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से लंबा सामान्य बयान देना आसान बना दिया है। करीब से ध्यान दें और आप देखेंगे कि उनके बहुत से बयानों का वास्तव में इन दावों का कोई तर्कसंगत आधार नहीं है। आप देखेंगे कि उनके बहुत से बयानों का वास्तव में इन दावों का कोई भी तर्कसंगत आधार नहीं है। उनका एकमात्र उद्देश्य केवल अपने लक्ष्य को पूरा करना है। वे चरम लेबलिंग से प्यार करते हैं। आप अपने जीवन में किसे जानते हैं जो दावों को बढ़ा चढ़ाकर बताकर आपको बुरा महसूस कराना पसंद करता है, जो इस बात को उजागर करता है कि आप कितने पक्षपाती हो सकते हैं। एक सहकर्मी जो आपकी पोशाक के बारे में अप्रिय टिप्पणी करता है और इसे बस मजाक कर रहा हूँ के रूप में प्रकट करता है, बहुत अच्छी तरह से घूमेगा और आपको बुरा आदमी बना देगा यदि आप इंगित करते हैं कि आप उस तरीके के बारे में की गई टिप्पणियों को कितना नापसंद करते हैं। आप मजाक में नहीं ले सकते हैं, है ना? अतिरंजित बयानों के उदाहरण हैं जिनका उद्देश्य आपको बुरा आदमी बनाना है। वे आपकी कभी भी सराहना नहीं करते। आप उनके लिए चाहे कुछ भी कर लें, ये कभी भी पर्याप्त भोजन नहीं होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं। ये किसी भी कृतज्ञता को वारंट करने के लिए पर्याप्त संतोषजनक नहीं होगा। उन्हें बताएं कि आप नृत्य कर सकते हैं और वे आपसे पूछेंगे कि क्या आप नृत्य करते समय गणित कर सकते हैं। उन्हें बताएं कि आपने अभी कुछ समय के लिए खुशी खुशी शादी की है, तो वे पूछेंगे कि आप कितना इंतज़ार कर रही हैं और अभी तक परिवार शुरू क्यों नहीं किया। आप उन्हें कुछ भी बताएं, वे हमेशा उसमें कोई ना कोई दोष निकाल ही लेंगे। वे आपको बुरा महसूस कराते हैं, हर चीज़ के बारे में, सचमुच सब कुछ। यदि आप दोस्तों के दूसरे समूह के साथ बाहर जाते हैं तो वे आपको इनवाइट ना करने के बारे में बुरा महसूस करेंगे। एक रिश्ते में जब आप उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते हैं तो चालाकी करने वाला साथी आपको बुरा महसूस करा सकता है। यदि आप उन्हें बताते हैं कि आप रात के खाने और फिल्म दोनों का प्रबंधन नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको देर से काम करने की ज़रूरत है, और पूछें कि क्या अकेले रात का खाना ठीक है, तो आपको जवाब मिल सकता है जैसे, ज़रूर, मुझे ऐसा लगता है। मैं वास्तव में दोनों का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप इससे खुश हैं तो कोई बात नहीं। सूक्ष्मता से चीज़ों को इधर उधर घुमाना और ये दिखाना कि आप गलती पर हैं, वही है जो मैनिपुलेटर्स सबसे अच्छा करते हैं। ये जहरीले व्यक्ति आपके अपने परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं, और ये स्वीकार करने के लिए सबसे कठिन सत्यों में से एक है। ये सोचना कि आपका अपना परिवार आपके साथ मैनिपुलेशन करने में सक्षम हो सकता है, एक ऐसा विचार है
जिससे कोई सामना नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसा होता है। यदि आपको संदेह है कि आप अपने घर में चालाकी करने वाले परिवार के सदस्यों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, तो निम्नलिखित संकेतों पर नजर रखें। हर मुठभेड़ आपको थका हुआ महसूस कराती है, क्योंकि ये हमेशा उनके बारे में होता है। वो लगभग हमेशा उच्च भावनाओं को शामिल करता है। जब भी वे आसपास होते हैं तो वे आपको अपने बारे में बुरा महसूस कराते हैं। वे आपके बटन दबाते हैं और लगातार आपकी गलती निकालने की कोशिश करते हैं। लगातार या तो पीड़ित की भूमिका निभाते हैं या अपनी गलतियों को स्वीकार करने से इनकार करते हैं। आप खुद को उनकी कंपनी से बचने का बहाना बनाते हुए पाते हैं, क्योंकि आप उनके आसपास नहीं रहना चाहते। आपको उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमेशा अपनी इच्छाओं को अलग रखना होगा। आप अपने आप को ये दिखाने के लिए पाते हैं कि आप उनके आसपास क्या कहते हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने व्यक्तिगत रूप से आप पर हमला करने के लिए आप जो कहते हैं उसका उपयोग करने की कोशिश की है। वे आपको उनके साथ समय ना बिताने के लिए दोषी महसूस कराते हैं। आपको ऐसा लगता है कि जब आप उनकी उपस्थिति में होते हैं तो आपको कोई ऐसे व्यक्ति होने का नाटक करना पड़ता है जो आप नहीं हैं। अध्याय 2। मुझे लगता है कि मेरे साथ मैनिपुलेशन किया जा रहा है। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किसी के लिए भी उनके साथ घुलना मिलना इतना मुश्किल बना देते हैं। वे असहनीय, बॉसी, भावनात्मक, दबंग, अस्थिर, अभिमानी, असभ्य और अन्य चुनौतीपूर्ण व्यक्तित्व लक्षणों के एक पूरे मेजबान हो सकते हैं। जबकि इनमें से बहुत से व्यवहारों को ध्यान से प्रबंधित करने पर बेअसर किया जा सकता है। कुछ विशेषताएं और लक्षण दूसरों की तुलना में इस हद तक अधिक हानिकारक हो सकते हैं कि कोई भी प्रबंधन उनके व्यवहार के विषाक्त प्रभावों को बेअसर करने में सक्षम नहीं होगा। ये लोग आमतौर पर जोड़ तोड़ करने वाले होते हैं। मैनिपुलेशन, अनुनय और डार्क साइकोलॉजी की व्याख्या। ये व्यवहार चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, हम अक्सर सीधे सामने नहीं आना चाहते और किसी को चालाकी करने वाला नहीं कहते। मैनिपुलेटर कहलाना आपके या किसी और के चरित्र के खिलाफ आलोचना है। यदि मैनिपुलेशन और अनुनय लगभग समान है, मैनिपुलेशन को अनैतिक और सीधे साधे गलत के रूप में क्यों देखा जाता है? मनुष्य हमेशा एक या दूसरे तरीके से एक दूसरे को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैनिपुलेशन से जुड़े कुछ गुण इस रूप को बनाते हैं अन्य सभी की तुलना में कहीं अधिक बुरा प्रभाव। हम हर समय मैनिपुलेशन के संपर्क में हैं। कभी कभी हम प्राप्त करने वाले छोर पर होते हैं और कभी कभी हम मैनिपुलेशन कर रहे होते हैं। गैसलाइटिंग एक सामान्य मैनिपुलेशन शब्द है जब आप किसी और को अपने साथ जाने के पक्ष में अपने स्वयं के निर्णयों पर संदेह करने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास करते हैं। जब आप किसी वादे को पूरा न कर पाने या उससे पीछे हटने के बारे में किसी को बुरा महसूस कराते हैं, तो ये मैनिपुलेशन का एक रूप है। केवल स्वीकृति या अनुमोदन प्राप्त करने के लिए समूह के साथ जाने के लिए दबाव डाला जाना एक प्रकार का मैनिपुलेशन है। ये हमारे आसपास और समाज में हर समय हो रहा है। हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले अन्य सभी प्रेरक तरीकों से मैनिपुलेशन को अलग करता है, क्योंकि मैनिपुलेशन सीधे उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है जिसे मैनिपुलेट किया जा रहा है।
उदाहरण के लिए सिगरेट के विज्ञापन को लें। वे आपको ये सोचने के लिए प्रेरित करते हैं कि ये कूल है, लेकिन इसका सीधे आपके स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। फिशिंग या घोटाले जो आपको ये सोचने में मैनिपुलेट करते हैं कि आप एक बड़ी राशि जीतने का मौका पा सकते हैं, सीधे तौर पर आपके लिए हानिकारक है, क्योंकि वे धोखाधड़ी या पहचान की चोरी में परिणत होते हैं। कुछ देशों में राजनेता लोकतंत्र की धारणा को कमजोर करने के लिए मैनिपुलेशन की रणनीति पर भरोसा करते हैं। प्रत्यक्ष और अधिक बार नहीं, मैनिपुलेशन का हानिकारक प्रभाव वो है जो इसे अन्य सभी प्रेरक युक्तियों से अलग करता है। इसलिए इसे अनुनय के रूप में संदर्भित नहीं किया जाता है, भले ही दो विधियां कमोबेश एक ही दृष्टिकोण पर निर्भर हो। अंत में ये सब आपके इरादे पर आता है, इरादा जो आपके पीछे है। कार्य वो है जो अनुनय को मैनिपुलेशन से अलग करता है। यदि आपके इरादे नेक हैं और ऐसी स्थिति पैदा करने की सच्ची इच्छा है जो दूसरे पक्ष को लाभ पहुंचाती है, तो ये अनुनय है। यदि आपका इरादा अच्छा करने का है तो वो अनुनय है। यदि आप शुरू से ही इस बारे में ईमानदार हैं कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये अनुनय है। यदि आप पूरे दिल से कह सकते हैं कि आपके दिल में दूसरे व्यक्ति का सर्वोत्तम हित है, तो ये अनुनय है। कहने की जरूरत नहीं है कि मैनिपुलेशन बहुत कम वांछनीय परिणाम पैदा करता है। यदि आपका इरादा भ्रमित करना, उपहास करना, दोष देना, अपराध बोध पैदा करना और उन्हें अपने लाभ के लिए उपयोग करना है, भले ही वे रास्ते में आपके कार्यों से आहत हों, ये मैनिपुलेशन है। यदि आप जानबूझकर ऐसा व्यवहार करते हैं जिससे आप जानते हैं कि इससे कोई और परेशान हो सकता है या बुरा दिख सकता है, फिर भी आप इसे वैसे भी करते हैं, तो ये मैनिपुलेशन है। यदि आप अपने कार्यों के परिणामों के बारे में परवाह नहीं करते हैं और वे किसी और के साथ क्या कर सकते हैं जब तक कि आपका अपना एजेंडा परोसा जाता है, ये मैनिपुलेशन है। दिन के अंत में ये इरादा है जो ये निर्धारित करता है कि आपके कार्य आपको मैनिपुलेटर बनाते हैं या नहीं। सोशल मीडिया से लेकर विज्ञापनों तक, जहां हम देखते हैं गुप्त मैनिपुलेशन की रणनीति हर जगह होती है। यहाँ तक कि जब हम व्यक्तिगत रूप से खरीदारी करने की कोशिश करते हैं तो बिक्री रणनीति पर भी हमला किया जाता है। यहाँ तक कि बच्चे भी समय समय पर मैनिपुलेशन की रणनीति का सहारा लेते हैं, क्योंकि वे उन विभिन्न तरीकों के साथ प्रयोग करना शुरू कर देते हैं जो उन्हें स्वायत्तता देने के लिए काम करती है। इन रणनीतियों का उपयोग उन लोगों द्वारा भी किया जाता है जिन्हें आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं और भरोसा करते हैं। और यहाँ रोज़मर्रा के सामान्य व्यक्तियों के कुछ उदाहरण हैं जो दूसरों की तुलना में अधिक अंधेरे मनोविज्ञान का सहारा ले सकते हैं। 1. ट्रू नार्सिसिस्ट। ये बिना कहे चला जाता है। जिन लोगों को चिकित्सकीय रूप से नार्सिसिस्ट के रूप में निदान किया जाता है, वे विशेष रूप से अपने स्वयं के मूल्य के एक फूले हुए भाव को ले जाते हैं, जिसका अर्थ है कि उन्हें हमेशा इस विश्वास को अपने आसपास के अन्य लोगों से श्रेष्ठ बनाकर इस विश्वास को मान्य करने की आवश्यकता होती है। नार्सिसिस्ट जनता द्वारा पूजा और पूजा किए जाने के सपने को सताते हैं और वे जिस आराधना को चाहते हैं उसे पाने के लिए हर तरह के चालाकी और अनैतिक व्यवहार का सहारा लेंगे। दूसरा, ट्रू सोशियोपैथ्स, जिन्हें चिकित्सकीय रूप से सोशियोपैथ के रूप में पहचाना जाता है। वे अक्सर बुद्धिमान और आकर्षक दिखाई देते हैं, लेकिन उनका पतन आवेग है। चूंकि सोशियोपैथ में
किसी भी प्रकार के पक्षपात को महसूस करने की क्षमता की कमी होती है। इसलिए वे इन डार्क पर्सनैलिटी टैक्टिक्स का फ़ायदा उठाते हैं, ऐसे रिश्ते बनाने के लिए जो सतही हैं और वास्तविक नहीं हैं, क्योंकि वे इसे केवल अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। तीसरा, द सेल्फिश पीपल। कोई भी व्यक्ति जिसका छुपा हुआ एजेंडा है और जो दूसरों से पहले खुद को लाभ पहुंचाता है, उसके पास इन काले मैनिपुलेशन की रणनीति का सहारा लेने की क्षमता होती है यदि उनके लिए परिणाम एक जीत है। चौथा, राजनेता। वोट पाने के लिए जिसकी उन्हें ज़रूरत है और जनता को वोट देने के लिए जिस तरह से वे उन्हें चाहते हैं। राजनेता अपने अंत की सेवा के साधन के रूप में अनुनय की काली रणनीति का सहारा लेने के लिए दोषी है। पांचवा, वकील। कुछ वकील कुछ भी नहीं रोकेंगे यदि इसका मतलब है कि वे अपना केस जीत जाते हैं, भले ही इसका मतलब है कि उन्हें ऐसा करने के लिए अंधेरे रणनीति का सहारा लेना पड़े। सिक्स्थ, द सेल्स पर्सन। वकीलों और राजनेताओं की तरह कुछ सेल्स पर्सन को बिक्री करने के अलावा किसी और चीज़ पर इतना ध्यान केंद्रित किया जा सकता है कि उन्हें खरीदार को अपनी मनचाही चीज़ करने के लिए मैनिपुलेशन करने की रणनीति का सहारा लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है। सातवां, नेता। सभी नेता प्रेरित करने के लिए नहीं होते हैं और कुछ अपनी मांगों को पूरा करने के लिए दूसरों को प्राप्त करने के लिए मैनिपुलेशन पर भरोसा करते हैं। आठवां, सार्वजनिक वक्ता। सभी सार्वजनिक वक्ताओं पर भरोसा नहीं किया जा सकता है और कुछ ऐसे भी हैं जो मैनिपुलेशन का सहारा लेंगे यदि इसका मतलब है कि ऐसा करने के लिए अधिक उत्पाद बेचने का अवसर है। ये ऐसे कई उदाहरणों में से कुछ हैं जो मानव व्यक्तित्व स्पेक्ट्रम के अधिक द्वेषपूर्ण पक्ष का सहारा लेंगे और हमेशा किसी और के लाभ के लिए नहीं बल्कि स्वयं के लिए। हाल ही में किए गए जर्मन डेनिश शोध से पता चला है कि साइकोपैथी, माचिया वेलियनवाद और नार्सिसिज्म डार्क ट्रायड बनाते हैं। अन्य व्यक्तित्व लक्षण एक समान स्पेक्ट्रम के भीतर आ सकते हैं। इनके उदाहरणों में अहंकार, द्वेषपूर्णता और परपीड़न कुछ ही नाम शामिल हैं और जैसा कि शोध से पता चला है, ये पुरुषवादी लक्षण सभी एक सामान्य बात साझा करते हैं, जो कि उनके पास एक डार्क कोर है। ये बहुत संभव है कि यदि आप इनमें से किसी एक प्रवृत्ति को प्रदर्शित करते हैं तो आप में दूसरों के लिए भी प्रवृत्ति हो सकती है। इस पूरे अध्याय में कई बार सैडिस्ट का उल्लेख किया गया है क्योंकि डार्क ट्रायड की प्रवृत्ति वाले लोग अपने भीतर सैडिस्टिक व्यवहार में ओवरलैप करने की क्षमता रखते हैं। आपने अपने जीवन में एक या दो बार किसी सैडिस्ट का सामना भी किया होगा। हो सकता है कि वे अब भी आपके जीवन में हों। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो जानबूझकर एक और भावनात्मक नुकसान पहुंचाएगा और इससे बहुत खुशी प्राप्त करेगा, तो वो एक सैडिस्ट है। जो एक परपीड़क को खतरनाक बनाता है वो ये है कि उनके कार्य कहीं से भी क्षुद्र और गंभीर हो सकते हैं। परपीड़क व्यवहार कैसा दिख सकता है? इसके कुछ सामान्य उदाहरणों में शामिल है जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से अनाकर्षक तरीके से या झूठे तरीके से चित्रित करना, जानबूझकर दोहराए जाने वाले रहस्य जो वे जानते हैं निजी होने के लिए हैं, जानबूझकर एक सहकर्मी को उनकी पीठ के पीछे से निकालने की कोशिश की जा रही है, उनकी अनुपस्थिति में किसी सहकर्मी की प्रतिष्ठा को जानबूझकर खतरे में डालना, किसी सहकर्मी, परिवार के सदस्य, मित्र या यहाँ तक कि किसी परिचित को जानबूझकर हाशिए पर डालना,
जानबूझकर किसी और के रिश्ते को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना, डराने धमकाने या साइबर बुलिंग का सहारा लेना, बौद्धिक, भौतिक या वित्तीय संपत्ति की चोरी का सहारा लेना। यहाँ एक ऐसे परिदृश्य का उदाहरण दिया गया है जब आपके परिवार के बीच कोई परपीड़क आपके बीच में छिपा हो सकता है। मान लीजिए कि ये व्यक्ति जॉन स्मिथ ने हाल ही में अपनी नौकरी खो दी थी और वो हताशा और चिंता से जूझ रहा था क्योंकि उसे दूसरी नौकरी खोजने की कोशिश करने में कठिनाई हो रही थी। जॉन इसके बारे में अपने भाई से बात करके आराम और समर्थन चाहता है, लेकिन विशेष रूप से अनुरोध करता है कि उसका भाई इस जानकारी को अपने तक ही सीमित रखे। जॉन का भाई इससे सहमत है। कुछ समय बाद जॉन को अपने भाई के घर एक अनौपचारिक बैठक के लिए इनवाइट किया जाता है। इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचते हुए जॉन तब अचंभित हो जाता है जब कई मेहमान इस तथ्य पर अपनी सहानुभूति प्रकट करते हैं कि उसने अपनी नौकरी खो दी थी और उसे दूसरी जगह नौकरी नहीं मिल रही है। शर्मिंदा, आहत और क्रोधित, जॉन तुरंत जानता है कि उसका भाई ही था जिसने उसका रहस्य लीक किया था, क्योंकि उसने अपनी परेशानियों को किसी और के सामने स्वीकार ही नहीं किया था। जब जॉन अपने भाई का सामना करता है तो बाद में उसका भाई किसी भी ज्ञान से इनकार करता है और जॉन किस बारे में बात कर रहा है उसे पता ही नहीं है। जॉन के भाई ने आरोपों से एकदम इनकार करना जारी रखा, जिससे जॉन को दोषी पार्टी के रूप में संदेह करने के लिए दोषी महसूस हुआ। जॉन को ये महसूस करने में थोड़ा समय लगता है कि ये पहली बार नहीं है जब वह और उसके भाई ऐसा कर रहे हैं। अतीत में उसी स्थिति में लगे हुए हैं जहां जॉन का भाई कई घटनाओं के लिए जिम्मेदार रहा है, जो किसी भी तरह की जिम्मेदारी से इनकार करते हुए जॉन को या तो चोट पहुंचाता है या शर्मिंदगी का कारण बनाता है। परपीड़क कोई भी कहीं भी हो सकता है और वे हमेशा गुप्त रूप से दुबके रहते हैं, जिससे आप अपनी विवेकशीलता पर सवाल उठाते हैं, क्योंकि वे जानबूझकर आपके जीवन में नुकसान और चोट पहुंचाते हैं और फिर इसके लिए किसी भी तरह की जिम्मेदारी से इनकार करते हैं। ऐसे सुराग जो संकेत हैं कि आपके साथ मैनिपुलेशन की जा सकती है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपके किसी एक रिश्ते के साथ कुछ ठीक नहीं था, यहाँ तक कि किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आकस्मिक मुलाकात के साथ भी जिससे आप मिले थे कुछ बिल्कुल सही नहीं लगा और जब आपने पहली बार शुरुआत की थी तब से भी अधिक तनावग्रस्त, निराश या भ्रमित महसूस कर रहे थे? ये एक संकेत हो सकता है कि आप एक मैनिपुलेशन करने वाले की उपस्थिति में थे। मैनिपुलेटर्स अपने द्वारा की जाने वाली रणनीति का सहारा क्यों लेते हैं? इसका कारण ये है कि वे अक्सर ये पूछने में असमर्थ होते हैं कि उन्हें क्या चाहिए या स्वस्थ, प्रत्यक्ष तरीके से अपनी आवश्यकताओं को व्यक्त करने में सक्षम है। चूंकि उनके पास इन कौशलों की कमी है, इसलिए वे भावनात्मक रूप से अस्वास्थ्यकर रणनीति का सहारा लेते हैं ताकि उनके आसपास के अन्य लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश की जा सके और उन्हें मजबूर किया जा सके उनकी इच्छा के आगे झुकने के लिए। मैनिपुलेशन कई रूपों में आता है और ये कभी भी अपमानजनक से लेकर केवल एक बॉस के व्यक्तित्व के आसपास हो सकता है। कुछ मैनिपुलेशन वाले व्यवहार दूसरों की तुलना में बहुत आसान होते हैं और यदि आपको संदेह है कि आप एक मनोवैज्ञानिक धमकाने का शिकार हो सकते हैं तो ये ऐसे संकेत हैं जिन पर आप नज़र रखना चाहते हैं। आप हमेशा उपकृत करने के लिए मजबूर हैं। यदि आप उनके साथ नहीं जाते हैं जो वे चाहते हैं तो वे आपको इसके बारे में दोषी महसूस कराते हैं, भले ही आपको ना कहने का पूरा अधिकार था।
यदि आप लगातार कुछ ऐसा करने के लिए दबाव या मजबूर महसूस करते हैं जो आप नहीं करना चाहते हैं, तो आप मैनिपुलेट किए जा रहे हैं। यदि आप ना कहने से डरते हैं, तो आप में मैनिपुलेशन किया जा रहा है। यदि आप किसी और की मांगों के साथ जाने के लिए धमकाया हुआ महसूस करते हैं, तो आप में मैनिपुलेशन किया जा रहा है। मैनिपुलेटर पीड़ित कार्ड खेलने में एक्सपर्ट हैं और वे आपको जितना संभव हो उतना दोषी महसूस कराने के लिए इसे पूरी तरह से खेलेंगे, जैसे कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि आपने उन्हें ना कहना चुना है। आप अपने फैसले पर सवाल उठाते हैं। हर बार जब आप किसी खास व्यक्ति के आसपास होते हैं, तो आप हमेशा खुद को अपने फैसले पर सवाल उठाते हुए पाते हैं। अचानक कुछ ऐसा जिसके बारे में आप 1 मिनट पहले बहुत ही कॉन्फिडेंट थे, आपको संदेह से भर देता है, जिससे आप एक मैनिपुलेटर के साथ बातचीत करने के बाद अपने स्वयं के निर्णयों का अनुमान लगाते हैं। उन्हें एक विचार या राय पेश करें और वे किसी तरह इसे मोड़ने और घुमाने का रास्ता खोज लेंगे। आपको अनिश्चित और असहज बनाता है। उनके साथ पर्याप्त समय बिताएं और वे आपको अयोग्य महसूस कराएंगे, जैसे कि आप पूरी तरह से असफल हैं और आप जो कुछ भी कर सकते हैं वो कभी भी सही विकल्प नहीं होगा। कोई एहसान मुफ्त में नहीं आता। यदि वे आप पर कोई एहसान करते हैं, तो आप शर्त लगा सकते हैं कि उस अनुरोध के साथ हमेशा तार जुड़े रहेंगे। मैनिपुलेटर जो कुछ भी करता है वो कभी भी वास्तविक एहसान नहीं होता है। हमेशा एक गुप्त मकसद होगा कि वे आपकी मदद क्यों कर रहे हैं। यदि किसी से मदद या एहसान स्वीकार करना आपको असहज महसूस कराता है, क्योंकि आप जानते हैं कि बाद में आपको इसके लिए उनका एहसानमंद होना पड़ेगा, तो आप एक मैनिपुलेटर के साथ काम कर रहे हैं। जब मैनिपुलेशन करने वाला आप पर एहसान करता है, तो चुकाए जाने की उम्मीद होती है। वे आपको बताने वाले पहले व्यक्ति होंगे कि आप मुझ पर एहसानमंद हैं और आप मदद करने के लिए अपने रास्ते से बाहर जाने के लिए बाध्य महसूस करेंगे, क्योंकि आप ना कहने के लिए दोषी महसूस करते हैं। उन्हें ना कहें और वे आपको दुनिया के सबसे कृतज्ञ व्यक्ति की तरह महसूस कराएंगे। आपको हमेशा दोषी ठहराया जाता है, यहाँ तक कि जब आपने कुछ भी गलत नहीं किया है, तो आप किसी न किसी तरह से दोषी हैं। वह चालाक दोस्त जिसके पास हमेशा अपने बुरे व्यवहार या खराब निर्णय के लिए बहाना होता है, वो जो हमेशा आपको बलि का बकरा बनाता है, वो दोस्त नहीं है, वो एक मैनिपुलेटर है। ये तुम्हारी गलती है। तुमने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि मुझे ये करना चाहिए। अगर तुम सहमत होते तो मैं ऐसा नहीं करता। ये एक बुरा विचार था। मैनिपुलेशन करने वाले दोस्त की पहचान तब होती है जब किसी तरह आप हमेशा मिश्रण में होते हैं और ऐसा महसूस कराया जाता है कि आप गलत हैं। वे वास्तव में सुन नहीं रहे हैं। एक और संकेत है कि आपको मैनिपुलेट किया जा सकता है जब वे वास्तव में नहीं सुनते हैं जब आप बोल रहे होते हैं। जब आप बात कर रहे होते हैं तो वे आपकी ओर देख सकते हैं, लेकिन पहला मौका मिलने पर वे बातचीत को वापस किसी ऐसी चीज़ में बदल देते हैं जिसमें वे शामिल होते हैं। सब कुछ हमेशा उनके बारे में होता है। वास्तव में ऐसा लगता है कि केवल एक ही समय में वे लगे हुए हैं, जब वे जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं कि वो बाद में सही समय आने पर आपके खिलाफ उपयोग कर सकते हैं। जब आप उनके आसपास हों तो आप जो कहते हैं उससे सावधान रहें और कभी भरोसा ना करें। उन्हें गोपनीय या महत्वपूर्ण जानकारी बिल्कुल ना दें। वे आपके पास तब आते हैं जब उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता होती है।
क्या आपका कोई ऐसा दोस्त है जो केवल तभी आपके संपर्क में आता है जब उसे सुविधा की आवश्यकता होती है? वो दोस्त आपको मैनिपुलेट कर सकता है, खासकर यदि आप वो हैं जो लगातार उन एहसानों को कर रहे हैं। लेकिन जब आपको मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तो वे कभी भी आसपास नहीं होते हैं, या उनके पास हमेशा कोई ना कोई बहाना होता है कि वे आपकी मदद क्यों नहीं कर सकते। हालांकि जब उन्हें आपसे कुछ चाहिए होता है तो वे ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे आप पूरी दुनिया में उनके लिए सबसे अच्छे दोस्त हैं। एक मैनिपुलेटर के साथ रिश्ते में होना आपके लिए भावनात्मक और मानसिक रूप से हानिकारक हो सकता है। चालाकी करने वाले साथी आपकी स्वतंत्रता को कम करते हुए आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। वे आपके द्वारा लिए गए हर फैसले को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं और आपके आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए आप खुद पर संदेह करने लगते हैं और मानते हैं कि आप भाग्यशाली हैं, क्योंकि कोई भी आपको उतना प्यार नहीं करेगा जितना वे कर सकते हैं। वे आपको इस रिश्ते को खोने से डरते हैं और आपको भविष्य के किसी भी रिश्ते में प्रवेश करने से भयभीत करते हैं, क्योंकि आप इस पिछले अनुभव से आघात कर चुके हैं। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ एक और संबंध बनाने से डरते हैं जो आपको मैनिपुलेट करता है। मैनिपुलेटर के साथ रिश्ते में होने से आपको भावनात्मक घाव और निशान मिल सकते हैं जिन्हें ठीक होने में बहुत बहुत लंबा समय लगेगा। मैनिपुलेटर के साथ आपके संबंध में कुछ अधिक सामान्य संकेत हैं। जब आपका साथी लगातार आपको इस तरह से देखने या कपड़े पहनने के लिए मजबूर कर रहा है जो केवल वे ही स्वीकार करते हैं, या ये तय करते हैं कि आप किसके साथ अपना समय बिता सकते हैं या नहीं। प्यार और समर्थन जो वास्तविक रिश्तों से आने वाला है वो कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप किसी मैनिपुलेटर के साथ रिश्ते में होने पर पा सकते हैं। यदि आपका साथी कोई है जो मैनिपुलेशन कर रहा है, आपको कंट्रोल करने के लिए झूठ बोल रहा है, और उनके पक्ष में स्थिति कुछ ऐसी है जो आपके रिश्ते में एक सामान्य घटना होने जा रही है, और ये देखने के लिए एक सुराग है। दूसरों के साथ समय बिताने के लिए आपको दोषी महसूस कराने के लिए झूठ बोलना। चूंकि मैनिपुलेटर कंट्रोल में रहना चाहता है, इसलिए वे आपके परिवार के साथ बिताए जाने वाले समय को सीमित करने की कोशिश करके जितना संभव हो सके आपको अपने सपोर्ट सिस्टम से दूर करने की कोशिश करेंगे। वे झूठ और रोने की कहानियों का सहारा लेंगे कि उन्हें कितना दुख हुआ है कि आपने उनकी उपेक्षा की है, और आपको बताएंगे कि उन्हें लगता है कि आप हमेशा दूसरे लोगों की ज़रूरतों को ऊपर रखते हैं। उनका लक्ष्य आपको अपने जीवन में अन्य लोगों से अलग करने की कोशिश करना है ताकि आप उन पर पूरी तरह से निर्भर हो जाएं। और जितना अधिक आप उन पर भरोसा करते हैं उतनी ही अधिक कंट्रोल शक्ति आपके ऊपर होती है। हो सकता है कि वे आपको दूसरे लोगों के साथ समय बिताना बंद करने के लिए स्पष्ट रूप से ना कहें, बल्कि वे आपको अपने सामाजिक दायरे से इंच भर झूठ बोलने की कोशिश करते हैं, जो आपको अपने कार्यों के लिए दोषी महसूस कराने के लिए घुमाते हैं। वे झूठ बोलते हैं और आलोचना करते हैं। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ होते हैं जो चालाकी करता है, तो आपके द्वारा की जाने वाली हर छोटी चीज़ आलोचना के अधीन होती है। इसका सबसे बुरा हिस्सा ये है कि जब वे आपको बताते हैं कि वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे आपसे प्यार करते हैं या ये आपके भले के लिए हैं, तो वे इतने विश्वासपूर्वक झूठ बोलते हैं। आप जो कुछ भी करते हैं उसके बारे में वे लगातार आलोचना करेंगे। जितना अधिक समय तक आप उनके साथ रिश्ते में रहेंगे, वे आपके कपड़े पहनने के तरीके, आपके बात करने के तरीके, आपके द्वारा कही जाने वाली बातों,
आपके पैसे खर्च करने के तरीके, आपके जुनून, आपके शौक, आपके द्वारा लिए गए फैसलों से लेकर यहाँ तक कि जब आप खर्च करने के मज़ेदार तरीके सुझाते हैं, हर चीज़ की आलोचना करेंगे। एक साथ गुणवत्तापूर्ण समय यदि ऐसा कुछ नहीं है जो वे करना चाहते हैं, तो वे इसकी आलोचना करने का एक तरीका खोज लेंगे। वे आपकी आलोचना करेंगे इतनी बार कि आप अक्षम और असुरक्षित महसूस करते हैं कि आप पहले उनके द्वारा इसे चलाए बिना निर्णय लेने में सहज महसूस नहीं करते। वे आपकी मदद करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वे आपको कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। वे अविश्वास पैदा करते हैं। आप दुनिया में सबसे अधिक ईमानदार और भरोसेमंद व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन एक मैनिपुलेटर आपको अन्यथा महसूस करा सकता है। दो लोग जितने गहरे प्यार में हैं, वे अभी भी अपने आप में व्यक्ति हैं और हर कोई उनकी निजता का हकदार है। जब तक आप किसी मैनिपुलेटर के साथ रिश्ते में नहीं हैं, क्योंकि वे इस तथ्य को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देंगे, ये देखते हुए कि वे तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक कि वे आपके जीवन के हर पहलू को कंट्रोल नहीं कर सकते। मैनिपुलेशन करने वाला साथी आपके निजता के अधिकार को स्वीकार करने से इनकार कर देगा, और जब आप अपनी निजता की रक्षा करने की कोशिश करते हैं तो आपको झूठ बोलने, अपराध बोध कराने में कोई समस्या नहीं होती है। वे आपको ऐसा महसूस कराते हैं कि आप वो हैं जिसके पास छिपाने के लिए कुछ है, कि आप वो हैं जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आप अपने ईमेल या टेक्स्ट संदेशों को निजी रखना चुनते हैं। यदि आपके पास डायरी है तो वे आपकी डायरी को सुरक्षित रखने के लिए आपको बुरा महसूस कराने का भी प्रयास करेंगे। मैनिपुलेटर कंट्रोल के लिए प्यासा है, और जब वे इसे प्राप्त नहीं कर पाता है तो वो आपकी गोपनीयता को आजमाने और आक्रमण करने के लिए आवश्यक किसी भी माध्यम का सहारा लेता है। आपकी गोपनीयता आपका अधिकार है और आपको कभी भी ये प्रकट करने के लिए मजबूर नहीं होना चाहिए कि आप किसके साथ सहज नहीं हैं। मैनिपुलेटर्स आपके पासवर्ड, सोशल मीडिया अकाउंट्स और इससे भी अधिक निजी जानकारी तक पहुंच की मांग कर सकते हैं। इस बारे में कुछ कहानी सुनकर कि वे कैसे डर रहे हैं कि आप उन्हें धोखा देकर उनका दिल तोड़ सकते हैं। वे आपको ये भी बता सकते हैं कि अतीत में उन्हें कैसे धोखा दिया गया था और इस तरह से उनका दिल टूटने से उन्हें कितना दुख हुआ, भले ही ये सच ना हो। मुद्दा ये है, वे आपको अपनी निजी जानकारी प्रकट करने के लिए पर्याप्त दोषी महसूस करने के लिए जो भी कहानी लेते हैं वे आपको बताएंगे। यहाँ तक कि ये दावा करने के लिए कि दो लोग जो प्यार में होते हैं उन्हें कभी भी एक दूसरे से रहस्य नहीं रखना चाहिए। हालांकि गुप्त होने और निजता के अधिकार के बीच एक बड़ा अंतर है, और एक रिश्ते में होने का मतलब ये नहीं है कि आपको हर बात का त्याग करना होगा। वे आपकी रक्षा करने के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं जो निश्चित रूप से एक और झूठ के अलावा और कुछ नहीं है। जब ये मैनिपुलेटर से आ रहा हो, वे आपकी रक्षा नहीं कर रहे हैं। वे इस बारे में सोच भी नहीं रहे हैं कि जब वे केवल अपने स्वार्थ की परवाह करते हैं, गहरे में कौन ये जानने के विचार को पसंद नहीं करेगा कि वहाँ कोई है जो उन्हें बड़ी बुरी दुनिया से बचाने के लिए पर्याप्त प्यार करता है। वो व्यक्ति मौजूद है, दुर्भाग्य से केवल एक मैनिपुलेटर के साथ नहीं। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो उनकी रक्षा करने और उन्हें आहत महसूस करने से बचाने की स्वाभाविक इच्छा होती है। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आप उन्हें सुरक्षित रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, और आप उन्हें किसी भी तरह से आहत, परेशान या दुखी नहीं देखना चाहते। जोड़ तोड़ करने वाला साथी आपको ये विश्वास दिलाएगा कि वह
वही है जो वे आपके लिए चाहते हैं। लेकिन लाल झंडे तब उठने शुरू हो जाने चाहिए जब उनकी शर्तों पर रक्षा करने का मतलब है कि उन्हें आपके लिए सभी निर्णय लेने हैं कि आपको अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। वे आपके फाइनेंस की रक्षा करने की इच्छा के बारे में झूठ बोलेंगे। आपको उन मित्रों से रक्षा देंगे जिनका आप पर अच्छा प्रभाव नहीं है। आप कहाँ जा रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, इस पर लगातार नज़र रखकर आपकी रक्षा करते हैं। जब आप उन्हें बताते हैं कि आप इस तरह के कंट्रोल से असहज हैं, तो वे पलट जाते हैं और एक बार फिर से झूठ बोलते हैं कि आपको विश्वास दिलाते हैं कि वे ऐसा प्यार से कर रहे हैं और क्योंकि वे आपकी रक्षा करना चाहते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि वे कोशिश कर रहे हैं पूर्ण विपरीत करना। वे चाहते हैं कि आप उनके अलावा किसी और पर निर्भर ना रहें, इसलिए हमेशा उनका पलड़ा भारी रहेगा। यदि आप वास्तव में एक स्वस्थ रिश्ते में थे तो आपका साथी सुरक्षात्मक होगा, लेकिन ये यथार्थवादी भी होंगे। वे जानते हैं कि वे हर चीज़ से आपकी रक्षा नहीं कर सकते और वे निश्चित रूप से ये तय करने की कोशिश नहीं करेंगे कि आपके जीवन के हर पहलू को कैसे चलाया जाना चाहिए। जब आप मुसीबत में होते हैं तो वे आपकी बात ना सुनने के लिए आपको बुरा महसूस कराने के बजाय आपकी मदद करने के लिए रचनात्मक तरीके खोज लेंगे। वे आपकी सुरक्षा के नाम पर आपसे अपना पासवर्ड या कोई अन्य निजी जानकारी देने की मांग नहीं करेंगे। वे आपको झूठ के साथ उकसाते हैं। कभी कभी एक मैनिपुलेटर झूठ बोलकर और अतिशयोक्ति करके आपको एक तर्क में उकसाने का सहारा ले सकता है। चीज़ों को अनुपात से बाहर कर सकता है, क्योंकि वो जानता है कि जब वो ऐसा करता है तो ये आपके बटन को धक्का देता है। वे जानबूझकर ऐसी बातें करते हैं जो आपके भीतर नकारात्मक भावनाओं को ट्रिगर करने के लिए लक्षित हैं। यहाँ तक कि अपने तर्क को और अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए झूठ बोलना भी। आप इस परेशान करने वाले सवाल से बचें कि वे जिस तरह से काम करते हैं वैसा क्यों करते हैं, क्योंकि कभी कभी वे केवल आपके बटन दबाना चाहते हैं ताकि आपको कुछ ऐसा कहने के लिए पर्याप्त क्रोधित किया जा सके जिसे वे बाद में आपके खिलाफ उपयोग कर सकें। जब आप उन्हें बताते हैं कि उनके तर्क का कोई मतलब नहीं है तो वे ऑस्कर के लायक शो करेंगे कि आपने उन्हें कितनी गहराई से चोट पहुंचाई है। वे धक्का देना और धकेलना जारी रखेंगे और यदि आप उन्हें ऐसा करने देते हैं तो वे आपको सीधे किनारे पर धकेल देंगे और आप जो कुछ भी कहेंगे वो आपके खिलाफ हो सकता है और अगले अवसर पर आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। वे आपको बताते हैं कि वे आपके बिना मर जाएंगे। संभवतः सबसे बड़े झूठों में से एक मैनिपुलेटर स्पिन वे झूठ हैं जो आपको बताते हैं कि वे आपके बिना नहीं जी सकते, कि अगर तुम उन्हें छोड़ दोगे तो वे मर जाएंगे। वे नहीं जा रहे हैं और वे निश्चित रूप से खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। ये सिर्फ एक झूठ है कि जब आप उन्हें देखते हैं कि वे वास्तव में कौन हैं तो रिश्ते को समाप्त करने की धारणा को मनोरंजक बनाने के लिए वे आपको दोषी महसूस कराने के लिए कताई कर रहे हैं। इस तरह के व्यवहार के लिए एक शब्द है और इसे भावनात्मक ब्लैकमेल कहा जाता है और इसे इमोशनल ब्लैकमेल कहा जाता है और ये एक मैनिपुलेट करने वाले व्यक्ति के साथ रिश्ते में होने की सबसे स्वार्थी विशेषताओं में से एक है। किसी को भी आपके लिए सबसे अच्छा करने के बारे में आपको डरने या दोषी महसूस करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए और निश्चित रूप से उन्हें अपने जीवन की जिम्मेदारी इस तरह से आप पर नहीं डालनी चाहिए। आपको ये बताना कि यदि आप कभी उन्हें छोड़ते हैं तो वे मर जाएंगे, ये एक खोखली धमकी के अलावा और कुछ नहीं है। और एक बार जब आप निश्चित रूप से जान जाते हैं कि आप मैनिपुलेटर के साथ संबंध तोड़ना चाहते हैं
तो उन्हें कभी भी इस निर्णय के लिए आपको दोषी महसूस ना होने दें। आपकी अपनी भलाई के लिए आपकी जिम्मेदारी है और वे अपने जीवन के साथ क्या करना चुनते हैं, ये उन पर निर्भर करता है। और भी अधिक झूठ के साथ झूठ को घुमा देना। मैनिपुलेटर झूठ को उतनी ही बारीकी से घुमा सकते हैं जितना कि एक मकड़ी अपने जाले को घुमाती है। वे झूठ बोलेंगे, उन झूठों को तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे। वो तब तक उन झूठों को और भी घुमा फिरा के पेश करेंगे जब तक कि आप ये नहीं जान जाते कि क्या सच है और क्या नहीं। तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, झूठ को उलझाया जा रहा है। आपको भ्रमित करने और निराश करने के लिए मैनिपुलेटर की एक पसंदीदा रणनीति है अधिक झूठ का शीश। वे आपको पागल कर देंगे और आपको अपनी पवित्रता पर सवाल उठाएंगे, और वे इसे इतनी कुशलता से करते हैं कि आपको लगता है कि उनके बजाय आपके साथ कुछ गलत है। मैनिपुलेटर के झूठ के पेचीदा जाल पर नज़र रखना कठिन हो सकता है, लेकिन आपको अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करना और अपने निर्णय पर भरोसा करना सीखना चाहिए, भले ही वे आपको ये समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हों कि आप गलत हैं। अगर कुछ आपके साथ सही नहीं बैठता है तो अपनी आंत पर भरोसा करना सीखिए, क्योंकि आप शायद सही हैं, खासकर यदि आप जानते हैं कि आपने उन्हें झूठ में एक से अधिक बार पकड़ा है। उनके साथ संबंध बनाने से पहले आपने अपने फैसले पर भरोसा किया था, और अब आपको अपने फैसले पर पहले से कहीं ज़्यादा भरोसा करने की ज़रूरत है। उन्हें अपने झूठ से आपको भ्रमित ना करने दें। अध्याय 3, द डार्क साइड ऑफ मैनिपुलेशन। हम जानते हैं कि मैनिपुलेटर्स मौजूद हैं और वे हमारे चारों ओर हैं, लेकिन वास्तव में ये लोग कौन हैं? उनके पास किस तरह का व्यक्तित्व है? एक रोमांटिक रिश्ते में वे साथी हैं जो अपमानजनक और कंट्रोल करने वाले हैं। न केवल आप दोनों के रिश्ते को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि इसके साथ साथ आपके आत्मसम्मान को भी नीचे ले जाते हैं। एक परिवार में वे परिवार के सदस्य हैं जो लगातार अशांति और अराजकता पैदा करते हैं, या जो हमेशा ध्यान का केंद्र बनना चाहते हैं। वे बहन, भाई, चाची, चाचा, चचेरे भाई, माता या पिता हो सकते हैं जो अपने आसपास के हर किसी को अपर्याप्त या असुरक्षित महसूस कराने के उद्देश्य से सूक्ष्म टिप्पणी करते हैं। मैनिपुलेटर आपका अगला पड़ोसी या दोस्त हो सकता है जो अफवाहें और गपशप फैला रहा है, जो एक व्यक्ति को दूसरे के खिलाफ खड़ा करने और फिर पीछे खड़े होकर लड़ाई देखने का आनंद लेता है। काम पर मैनिपुलेशन करने वाला वो सहकर्मी हो सकता है जिसका बेईमान और अनैतिक होने का ट्रैक रिकॉर्ड है। जो वे चाहते हैं उसे पाने के लिए जितना हो सके उतना नीचे गिरने को तैयार है, और शीर्ष पर जाने के लिए हर किसी के पैर की उंगलियों पर कदम रख रहा है। बाहर सड़कों पर मैनिपुलेटर्स अपराधी और चोर कलाकार हैं जो धोखे और व्याकुलता पर भरोसा करते हैं ताकि आप अपनी गाढ़ी कमाई से बाहर निकल सकें। बिना आपको जाने दिन के उजाले में आपको लूट लें और पता लगाने से बचने के लिए चुपके से अपने ट्रैक को कवर कर लें। मैनिपुलेटर किसी भी आकार या रूप में आ सकता है, कभी कभी ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसकी आप कम से कम उम्मीद करते हैं। और इन मैनिपुलेटर्स में बहुत सी चीज़ों के बीच ये तथ्य है कि वे किसी प्रकार के व्यक्तित्व विकार से पीड़ित हैं जो उन्हें बनाता है वो जो हैं। 1835 में चिकित्सक डॉक्टर जेम्स ने इन व्यक्तियों का वर्णन करने के लिए नैतिक पागलपन शब्द का प्रस्ताव रखा, जो हालांकि आज के मानकों से तकनीकी रूप से विक्षिप्त नहीं है। उनके व्यवहार में और नैतिकता, उनकी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं या कुछ स्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया के तरीके में बहुत महत्वपूर्ण और विशिष्ट अंतर थे।
फिर भी अन्य व्यक्तियों की तुलना में इन स्पष्ट मतभेदों के बावजूद नैतिक पागलपन के तहत वर्गीकृत लोगों ने अपने व्यवहार पर बहुत कम सामाजिक या भावनात्मक संकट दिखाया। ये व्यक्ति जो किसी प्रकार के व्यक्तित्व विकार से पीड़ित थे, उनका भावनात्मक व्यक्तित्व संबंध और व्यवहार संबंधी कठिनाइयों का एक लंबा इतिहास था, जो उनके परिवारों या यहाँ तक कि संस्कृति से बिल्कुल अलग था। प्रदर्शित व्यवहार पैटर्न उनके जीवन के लगभग हर पहलू में बेकार और घुसपैठ कर रहे थे, जिसने उनकी भावनात्मक और व्यक्तिगत कार्य करने की क्षमता में समस्याएं पैदा की, जो संभवतः उनकी मैनिपुलेशन की प्रवृत्ति में योगदान करती हैं। मैनिपुलेशन का सहारा लेने वाले व्यक्तित्व प्रकारों में शामिल है हिस्ट्रियोनिक व्यक्तित्व प्रकार। इस व्यापक व्यवहार वाले व्यक्ति में ध्यान आकर्षित करने और भावनाओं के अत्यधिक प्रदर्शन का सहारा लेने की प्रवृत्ति होती है, जिसे अक्सर नाटकीय कहा जाता है। जब किसी रिश्ते में शामिल होते हैं तो वे जो चाहते हैं उसे पाने के लिए अत्यधिक चालाकी भरे व्यवहार का सहारा ले सकते हैं। असामाजिक व्यक्तित्व प्रकार। ये व्यक्ति चालाकी करने में सक्षम होते हैं क्योंकि वे उन अनकहे सामाजिक नियमों के लिए बहुत कम सम्मान रखते हैं जिनका पालन हर कोई करता है। इन असामाजिक व्यक्तित्वों में कई प्रकार के व्यवहार पैटर्न शामिल हो सकते हैं, जिनमें शामिल नहीं होना, कालानुक्रमिक रूप से अविश्वसनीय और गैर जिम्मेदार होना, दूसरों को ठगना और उन लोगों के लिए जो किसी अन्य व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के लिए कोई संबंध नहीं रखते हैं, यहाँ तक कि आपराधिक गतिविधि का सहारा ले सकते हैं और इसके लिए कोई पछतावा नहीं दिखाते हैं। नैदानिक रूप से ये व्यक्ति अत्यंत स्वार्थी होते हैं, जिनमें झूठ बोलना, धोखा देना, डराना धमकाना और यहाँ तक कि शारीरिक हमला भी कई व्यवहार प्रतिमानों का हिस्सा होता है, जिन्हें वे संभावित रूप से प्रदर्शित कर सकते हैं। दी बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये व्यक्ति अपनी आत्मधारणा, मनोदशा और संबंधों के मामले में तीव्र और अस्थिर हो सकते हैं। उनके पास अपने आवेगों को कंट्रोल करने की बहुत कम या कोई क्षमता नहीं है और इस प्रकार के व्यवहार से जुड़ी सामान्य विशेषताओं में परित्याग का डर शामिल है। जब उनकी आत्म छवि की बात आती है तो अस्थिर होना, सामाजिक संबंध, क्रोध और व्यामोह की अनुचित लेकिन तीव्र भावनाओं को प्रदर्शित करना और यहाँ तक कि आवेगी या आत्महानिकारक कृत्यों का सहारा लेना, जिसमें पदार्थ और शराब का दुरुपयोग शामिल है। ये अस्थिरता तब उन्हें हेरफेर के कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकती है। द नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। पहले अध्याय 2 में डार्क ट्रॉयड के एक भाग के रूप में चर्चा की गई थी। एक मादक व्यक्तित्व होना एक विकार है जो प्राप्तता की भावना को छोड़ देता है, प्रशंसा की आवश्यकता है और आत्ममूल्य का एक फुलाया हुआ भाव है। दूसरों के प्रति सहानुभूति की कमी, अहंकार, बढ़ा हुआ आत्मसम्मान, हकदारी की भावना जो उन्हें विश्वास दिलाती है कि वे विशेषाधिकार प्राप्त करने के योग्य हैं, और ध्यान ईर्ष्या या ईर्ष्या की भावनाओं की ओर ले जा सकता है जब उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं। पात्रता की ये उच्च भावना उन्हें ये विश्वास करने के लिए भी प्रेरित करती है कि उन्हें किसी को भी दंडित करने या सटीक बदला लेने का अधिकार है, जिसे वे ध्यान, उचित सम्मान या प्रशंसा नहीं देते हैं, जिसके बारे में उनका मानना है कि वे योग्य हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से संकीर्णता वास्तविक आत्मप्रेम के लिए सक्षम नहीं है, क्योंकि जो लोग संकीर्णता के साथ संघर्ष करते हैं वे अपने मन में निर्मित भव्य और आदर्श अवास्तविक छवि के साथ अधिक प्रेम करते हैं। भव्यता के वे भ्रम जो वे अपने भीतर रखते हैं वास्तव में इस तरह के बेकार व्यवहार की ओर ले जाते हैं, और क्यों इन व्यक्तियों को अक्सर
मांगलिक, स्वार्थी, संरक्षक और जोड़ तोड़ के रूप में वर्णित नहीं किया जाता है। उनकी दोस्ती, पारिवारिक जीवन, रोमांटिक रिश्ते और यहाँ तक कि पेशेवर रिश्ते भी उनकी मादक प्रवृत्ति से सुरक्षित नहीं हैं। और जो बात इसे कठिन बना देती है वो ये है कि इस व्यक्तित्व विकार वाले लोग बदलने के लिए अनिच्छुक होते हैं। इसके बजाय दूसरों से उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप होने की अपेक्षा करना पसंद करते हैं। नार्सिसिस्ट को एक खतरनाक जोड़तोड़ करने वाला क्या बनाता है? ये सिर्फ अहंकार और घमंड नहीं है जो एक नार्सिसिस्ट की श्रेष्ठता के भ्रम में योगदान देता है, बल्कि ये भव्य विचार है कि वे अपने आसपास के सभी लोगों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हैं, जो नार्सिसिस्ट को विश्वास दिलाते हैं कि वे वारंट के लिए विशेष हैं। वे खुद को हर किसी से बेहतर मानते हैं और वे केवल उन्हीं के साथ जुड़ना चाहते हैं जिन्हें वे उसी स्तर पर मानते हैं जैसे वे हैं। क्या नार्सिसिस्ट इस तरह का एक खतरनाक प्रकार का जोड़ तोड़ वाला व्यक्तित्व बनाता है क्योंकि वे सिर्फ विश्वास नहीं करते हैं कि वे सम्मान और मान्यता के लायक हैं, बल्कि वे इसकी मांग करते हैं। उन्होंने अपने मन में वास्तविकता की एक तिरछी धारणा बना ली है जिसमें वे अपने स्वयं के शो के स्टार हैं और बाकी सभी केवल एक सहायक खिलाड़ी हैं। नार्सिसिस्ट आपके मानसिक और भावनात्मक कल्याण के लिए एक साधारण कारण के लिए खतरा है कि उन्हें कोई पछतावा नहीं है और वे बिना किसी शर्म या पछतावे के अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए आपका शोषण करने के लिए तैयार हैं। आत्ममूल्य की ये बढ़ी हुई भावना उन्हें विश्वास दिलाती है कि वे आपके साथ किसी भी तरह से व्यवहार करने के हकदार हैं और वे कभी भी अपने कार्यों को किसी भी तरह से गलत या अनैतिक नहीं देखेंगे। कई मायनों में नार्सिसिस्ट ने डार्क ट्रॉयड में लगभग अपना स्थान अर्जित कर लिया है और इसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि वो अपने आसपास के सभी लोगों को इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं के रूप में देखता है। कथावाचक के लिए आप उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के अलावा और किसी कारण से मौजूद नहीं हैं और यही वो है। वे आपका लाभ उठाने के बारे में 2 बार सोचना बंद नहीं करेंगे, केवल आपको त्यागने के लिए जब आप उनके लिए कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं करेंगे। वे दोनों दुर्भाग्यपूर्ण हो सकते हैं और एक ही समय में बेखबर। ज़्यादातर अपने स्वयं के अधिकार से अंधे होते हैं। वे ये सोचने में असमर्थ हैं कि उनके कार्यों का हर किसी पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। भले ही आप उन्हें ये बताएं, वे आसानी से खारिज कर देंगे और आप पर विश्वास करने से इनकार कर देंगे। मादक द्रव्य आपको नीचा दिखाएगा, आपको धमकाएगा, अगर इसका मतलब है कि वे अपना रास्ता पाने जा रही हैं। यदि वे आपसे खतरा महसूस करते हैं या आपको उनके खिलाफ पीछे धकेलने की कोशिश के रूप में देखते हैं, तो वे अपने पहले से ही फुलाए हुए अहंकार को बढ़ाने के लिए आपको नीचा दिखाने का सहारा लेते हैं। उनके दिमाग में इस तरह वे अपने दुश्मनों को बेअसर कर देते हैं जब तक कि वे उठने और किसी भी तरह से उन्हें चुनौती देने के लिए असुरक्षित महसूस न करें। धमकाना, डराना धमकाना, अपमान करना, शर्मसार करना, बर्खास्त करना और उपहास करना ऐसी कई युक्तियों में से कुछ हैं जो वे आपको फिर से लाइन में लाने और आपको अपनी जगह पर रखने के प्रयास में नियोजित करेंगे। मैनिपुलेटर्स और उनके गुप्त आक्रामक व्यक्तित्व, जब आक्रामकता की बात आती है तो वे 2 श्रेणियों में आ सकते हैं। वे या तो प्रकट आक्रामकता या गुप्त आक्रामकता का सहारा लेते हैं। जब कोई स्पष्ट, प्रत्यक्ष और खुला होता है, जिस तरह से वे खड़े होने या वापस लड़ने का विकल्प चुनते हैं, तो ये अति आक्रामकता है। ये एक ऐसी श्रेणी है जिसमें मैनिपुलेटर के गिरने की संभावना नहीं है, क्योंकि वे कभी नहीं चाहते कि किसी को पता चले
कि वे वास्तव में क्या कर रहे हैं। नहीं, मैनिपुलेटर दूसरे विकल्प के साथ जाना पसंद करता है, जो गुप्त आक्रामकता है। एक ऐसी विधि जो उन्हें भ्रामक, सूक्ष्म और अपने असली इरादों को छिपाने के लिए पर्याप्त रूप से गुप्त रखने की अनुमति देती है। हालांकि एक बहुत शक्तिशाली मैनिपुलेटर को पता चलेगा कि दोनों लक्षणों का उपयोग कैसे करें और दोनों की संयुक्त शक्ति का उपयोग कैसे करें। अत्यधिक आक्रामकता के किसी भी पूर्ण प्रदर्शन से बचने के दौरान अभी भी आप जो चाहते हैं उसे करने के लिए पर्याप्त रूप से भयभीत करने में सक्षम हैं। इंटरपर्सनल इंटरैक्शन की बात आती है तो गुप्त आक्रामकता मैनिपुलेटर के ऑपरेशन का पसंदीदा तरीका है। मन पर कंट्रोल, क्या ये आपके साथ हो सकता है? ये सीधे किसी साइंस फिक्शन फिल्म की तरह लग सकता है, लेकिन मन पर कंट्रोल संभव है। अच्छी तरह प्रभाव। अनुनय का मनोविज्ञान 1980 के दशक में शोधकर्ता डॉक्टर रॉबर्ट द्वारा लिखी गई एक पुस्तक में कई अलग अलग वैज्ञानिक रूप से सिद्ध तरीकों और सिद्धांतों पर प्रकाश डाला गया है जो दूसरों को प्रभावित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, साथ ही कई सुझावों के साथ कि इसे कैसे करना है। चूंकि ये लिखा गया था, ये मार्केटिंग दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक बन गया है और व्यवसाय उपभोक्ताओं को अपने उत्पादों को बेचने की कोशिश में हर समय इन युक्तियों का उपयोग करते हैं। मन पर कंट्रोल जादुई शक्तियों या किसी प्रकार के अलौकिक ज्ञान के बारे में बिल्कुल नहीं है। वास्तव में मन पर कंट्रोल अपने सबसे बुनियादी रूप में मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट के रूप में मौजूद है, जो हमारे सामने हर दिन उजागर होता है। अधिक व्यक्तिगत स्तर पर जब वे अपने पक्ष में परिणामों को निर्धारित करने का प्रयास करते हैं, तो उनके आसपास के सभी लोगों को कंट्रोल करने के लिए मैनिपुलेटर्स द्वारा मन कंट्रोल करने की तकनीकों का उपयोग किया जाता है। मन को कंट्रोल करने की तकनीकें हमारे चारों तरफ मौजूद हैं। एक बार जब हम अपनी आंखें खोलते हैं और चारों ओर देखना शुरू करते हैं, विज्ञापन और मार्केटिंग सूक्ष्म मन के नियंत्रण का एक रूप है। सोशल मीडिया एक और बड़ी समस्या है जिसकी दुनिया के अधिकांश लोग दैनिक आधार पर आदी हैं। फेसबुक से सफलतापूर्वक अपने वैश्विक साम्राज्य का निर्माण किया है, जो 1.6 बिलियन उपयोगकर्ताओं का दावा करता है, जो इस मंच पर सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं और गिनती कर रहे हैं। और फिर भी शायद ही किसी उपयोगकर्ता को ये एहसास होने की संभावना है कि फेसबुक ने सूक्ष्म मन कंट्रोल तकनीकों के माध्यम से उस तरह की शक्ति को कैसे हासिल किया है। और ऐसी ही एक तकनीक अपने उपयोगकर्ताओं के भीतर जो हो रहा है उसे खो देने का डर पैदा करने के माध्यम से है। मनुष्य हमेशा दूसरे मनुष्यों के साथ संपर्क के लिए लालायित रहा है और ऐतिहासिक रूप से हमने कभी भी अकेलेपन का सामना नहीं किया है। हम में से प्रत्येक को स्वीकार किए जाने की गहरी इच्छा है। एक समुदाय है जिससे हम संबंधित या पहचान कर सकते हैं। और ये वास्तव में आपके सोशल मीडिया खातों पर आपके मित्रों और अनुयायियों के साथ संबंध खोने का डर है, जो आपको और अधिक के लिए वापस लाता रहता है। सोशल मीडिया अभी भी पूरी कहानी नहीं है, क्योंकि दिमाग पर कंट्रोल की तकनीकें भी यही नहीं रुकती हैं। आपको क्या लगता है कि आपके गूगल ब्राउज़र में त्वरित खोज में टाइप करने पर हर बार क्या होता है? क्या आप वास्तव में मानते हैं कि जब आप अपना ऑनलाइन शोध कर रहे होते हैं तो आपके पास पूर्ण स्वायत्तता होती है? रॉबर्ट एक मनोवैज्ञानिक के अनुसार ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वास्तव में चल क्या रहा है, जिसे सर्च इंजन मैनिपुलेशन इफेक्ट कहा जाता है। एसईएमई प्रभाव इस तथ्य में निहित है कि जब भी कोई उपयोगकर्ता किसी चीज़ की खोज करने के लिए ऑनलाइन कूदता है, तो हम जिस पर क्लिक करते हैं उसका आधा समय पहले दो परिणाम होते हैं
जो गूगल के पहले पेज पर दिखाई देते हैं। गूगल द्वारा आपके सामने दिखाए गए शीर्ष 10 परिणामों में से 90% से अधिक क्लिक हो रहे हैं। अन्य परिणामों, अन्य वेबसाइटों और लिंक के पेज हैं जिनमें अभी भी आपके द्वारा खोजे जा रहे कीवर्ड शामिल हैं, लेकिन ये गूगल है जो फैसला करता है कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। ज़्यादातर समय कौन सा होता है, पहले पन्ने पर क्या होता है, और यहाँ हम सोच रहे हैं कि हमारे पर पूरा कंट्रोल है। हमारे द्वारा ज्ञात मैनिपुलेटर के माध्यम से ठीक हमारे सामने होने वाली मन कंट्रोल तकनीकों के सामान्य उदाहरण हैं। ये जाने बिना कि वे सभी विकल्प एक ही निष्कर्ष पर ले जाते हैं, कई विकल्पों की पेशकश की जा रही है। इस तरह मैनिपुलेटर ये विश्वास दिलाता है कि आपके पास पसंद है और आप अपने फैसले कर रहे हैं, जबकि वास्तव में उन्होंने पहले से ही फैसला कर लिया है कि आपको क्या करना है। एक ही विचार या वाक्यांश को इतनी बार दोहराया जाता है कि अब आपके मस्तिष्क में वो चिपक गया है। मैनिपुलेशन करने से आप पर बुद्धिमत्ता के रूप में जानी जाने वाली तकनीक का प्रदर्शन होता है। ये वह जगह है जहाँ वे आपको कई अलग अलग विषयों पर जानकारी से संक्षिप्त स्निपेट की एक श्रृंखला प्रदान करेंगे। परोक्ष रूप से आपके मस्तिष्क को अल्पावधि स्मृति के लिए प्रशिक्षित करेंगे और आपको कई विषयों पर प्राप्त होने वाली जानकारी से अभिभूत महसूस करेंगे। ये भारी भावना बिल्कुल वही है जो आप चाहते हैं कि आप महसूस करें, क्योंकि ये आपको जवाबों के लिए उनकी ओर मोड़ रहा है और वे जो चाहते हैं उनके साथ जाने के लिए आपको अधिक संवेदनशील बनाते हैं। क्या कभी कोई सहकर्मी आया है और आपके पास इसे संसाधित करने का समय मिलने से पहले ही आपको कई निर्देश दिए गए हैं और फिर आसानी से समाधान पेश करें और आपको इतनी राहत महसूस होती है कि आप एक दूसरे विचार के बिना स्वीकार कर लेते हैं। कार्यस्थल पर मन पर कंट्रोल। आपको ऐसी स्थिति में डालकर अपनी भावनाओं में मैनिपुलेट करना जहां आपकी भावनाएं इस हद तक बढ़ जाती हैं कि आपके लिए सीधे सोचना मुश्किल हो जाता है। आपके लिए ध्यान केंद्रित करना जितना कठिन होता है, आपके दिमाग में विचारों को आरोपित करके उन्हें कंट्रोल करना उतना ही आसान होता है। मनोरोगियों के हाथों में माइंड कंट्रोल तकनीक प्रभावी होती है क्योंकि वे जानते हैं कि अपने आसपास के लोगों को प्रभावी ढंग से कैसे पढ़ना है। उन्होंने इसे एक कला के रूप में विकसित करने के लिए कड़ी मेहनत की है, जो मुख्य रूप से अपने लक्ष्यों पर कंट्रोल करने और प्रभुत्व स्थापित करने की प्रबल इच्छा से प्रेरित है। मनोरोगियों ने सीखा है कि कैसे अपने लक्ष्यों को जल्दी से आकार देना है, उनकी कमजोरियों और ताकत का त्वरित लेकिन सटीक आकलन करना है, और जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं वे अपने लक्ष्यों के बारे में अधिक जानकारी इकट्ठा करना जारी रखते हैं, जो उन्हें अधिक उत्तोलन और नियंत्रण प्रदान करता है। यदि आपको लगता है कि आपका कोई जानने वाला आपके खिलाफ सूक्ष्म मन कंट्रोल तकनीकों का उपयोग कर रहा है, तो निम्नलिखित बातों पर ध्यान दें। आप अलग थलग महसूस करते हैं। एक दिन आप चारों ओर देखते हैं और आपको पता चलता है कि आप किसी तरह अपने दोस्तों को अलग थलग करने में कामयाब रहे हैं और आप अचानक बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। आप पूरी तरह से निश्चित नहीं हैं कि ये कैसे हुआ, और एकमात्र दोस्त जिसे आप बदल सकते हैं वह है जो पहले स्थान पर अलगाव का कारण बना। आप उनके लिए अपना व्यवहार बदलें। पिछली बार कब आपने कुछ ऐसा किया था जिससे आपको अपने रोमांटिक रिश्ते में वास्तव में खुशी मिली हो? कुछ ऐसा जो बिना किसी चिंता के आपके लिए था। अशाब्दिक संकेतों को कंट्रोल करने के लिए मेटा कम्युनिकेशन नामक एक तकनीक पर भरोसा करते हुए
मैनिपुलेटर आपके मन को बदलने के लिए अशाब्दिक संकेतों पर भरोसा करके आपको कंट्रोल करने का प्रयास करेगा। उदाहरण के लिए, यदि आपको ये सुझाव देना था कि आप और आपका साथी उस पिज़्ज़ा स्थान से रात का खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन वे नहीं करते हैं, तो वे सहमत हो सकते हैं, लेकिन उस हाँ के साथ एक जोरदार नाटकीय आहें और एक मंदी के साथ कंधे जो संदेह के लिए कोई जगह नहीं छोड़ते कि वे इसके बजाय नहीं कहना पसंद करेंगे। न्यूरो भाषाई प्रोग्रामिंग के माध्यम से अधिक कुशल मैनिपुलेटर्स एनएलपी का उपयोग अपनी कई मन कंट्रोल विधियों में से एक के रूप में करते हैं। एनएलपी एक ऐसी तकनीक है जिसमें मैनिपुलेटर भाषा का उपयोग कुछ ऐसे विचारों को परख करने के लिए करता है जो वे आपके अवचेतन मन में आपके जाने बिना डालना चाहते हैं। एनएलपी एक व्यक्ति के विभिन्न पहलुओं को देखकर काम करता है और फिर एक सुझाव देने के लिए भाषा का उपयोग करता है। उदाहरण के लिए, यदि व्यक्ति ए कोई ऐसा व्यक्ति था जो अधिक दृष्टिगत था, तो मैनिपुलेटर दृश्य संकेतों के माध्यम से भाषा को बदलकर एनएलपी का उपयोग कर सकता है। जैसे कि, क्या आप देखते हैं कि मेरा क्या मतलब है? यदि व्यक्ति बी वो था जो साउंड संकेतों की ओर झुका हुआ था, तो इस्तेमाल की जाने वाली एनएलपी भाषा के तर्ज पर हो सकता है। मैं पूरी तरह से सुन रहा हूं कि आप क्या बोल रहे हैं। ऑल माइंड कंट्रोल गंदा नहीं है, ये मैनिपुलेटर के हाथों में है। हाँ, दिमाग पर कंट्रोल एक बुरी चीज हो सकती है, लेकिन मन पर कंट्रोल अपने आप में बुरा नहीं है। मन कंट्रोल तकनीकों की कई रूप हैं जिनका आज अभ्यास किया जा रहा है, जो हमारे जीवन को बेहतर बनाने में हमारी मदद करने में महत्वपूर्ण लाभ हैं। इन तकनीकों में शामिल है ध्यान, एक अभ्यास जो सदियों से अस्तित्व में है। ध्यान आज दुनिया की सबसे पुरानी, सबसे प्रभावी मन कंट्रोल तकनीकों में से एक है। ये शाब्दिक रूप से आपको अपने विचारों को शांत करके और सभी शोर शराबे से इसे खाली करके जानबूझकर अपने मन को कंट्रोल करने के लिए प्रोत्साहित करता है, ताकि इसके बजाय शांति आपके माध्यम से प्रवाहित हो सके और आपकी मदद कर सके। विजुअलाइजेशन, एक अभ्यास जो लंबे समय से कई सफल व्यक्तियों द्वारा सफलता के लिए खुद को मानसिक रूप से प्रशिक्षित करने में मदद करने के लिए उपयोग किया जाता है। विजुअलाइजेशन एक व्यायाम उपकरण है जिसका उपयोग मन को सफलता के लिए प्रशिक्षित करने के लिए किया जाता है, चाहे वह लक्ष्य कितना ही दुर्गम या असंभव क्यों ना हो। खेल प्रशिक्षक और एथलीट अपने चरम पर प्रदर्शन करने के लिए हर समय विजुअलाइजेशन तकनीकों पर भरोसा करते हैं। लेबनानी अमेरिकी लेखक और कवि खलील जिब्रान ने प्रसिद्ध रूप से उस दोहे को लिखा है जिसमें लिखा है कि आप जो कुछ भी एक मन से ब्रह्मांड से मांगते हैं, ब्रह्मांड आपको प्रदान करेगा। यही विचार बाद में रोंडा बायरन ने अपनी पुस्तक द सीक्रेट में जनता तक पहुंचाया। द मिरर टेक्निक, एक दृष्टिकोण जिसे लंबे समय से आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए एक प्रभावी साधन के रूप में माना जाता है। आईने से खुद से बात करना काम पर मन कंट्रोल तकनीकों का एक और उदाहरण है। हर दिन अपने आप को एक सकारात्मक पेप टॉक देने से आपकी खुद की क्षमताओं में आपका विश्वास मजबूत होता है, ठीक उसी तरह जैसे सकारात्मक प्रतिज्ञान करते हैं। सम्मोहन, ध्यान का एक अन्य रूप है सम्मोहन, जो एक बार फिर मन पर कंट्रोल का एक रूप है, क्योंकि आपको जानबूझकर अपने दिमाग से अन्य सभी विचारों को हटा देना है और केवल एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। सम्मोहन या आत्मसम्मोहन एक मंत्र की पुनरावृत्ति की आवश्यकता होती है और इसे अक्सर इतना दोहराया जाता है कि आपके दिमाग में ये चिपक जाता है। इस तकनीक का उपयोग अक्सर उन लोगों को मुक्त करने के लिए किया जाता है
जो शराबियों की तरह आत्मविनाशकारी आदतों और व्यवहारों से जूझ रहे हैं। लक्ष्य लेखन। जब तक आप इसे सीधे अपने सामने नहीं देखते, तब तक कुछ भी पर्याप्त वास्तविक नहीं लगता। हो सकता है कि आपने ये ना सोचा हो कि अपने लक्ष्यों को लिखने का कार्य दिमाग पर कंट्रोल का एक और रूप है, लेकिन ये है। जब आप अपने लक्ष्यों को लिखते हैं तो आप उन्हें एक ठोस रूप दे रहे होते हैं। अपने सामने कागज के एक टुकड़े पर लिखते हुए देखना इसे और अधिक वास्तविक बना देता है। जब ये आपके दिमाग में तैरने वाला एक विचार मात्र था, इसे अपने सामने देखने से आपकी मानसिकता बदल जाती है और आपको ध्यान केंद्रित करने के लिए कुछ ठोस मिल जाता है और उद्देश्य की भावना आपको उस सफलता की ओर ले जाने वाली है जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं। अध्याय 4। शरीर को पढ़ने की 7 रणनीतियाँ। भाषा। जितना हम ये विश्वास करना चाहते हैं कि हम अपनी सच्ची भावनाओं को ढकने का एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उतना कम ही हम महसूस करते हैं कि हमारे शरीर हमें जितना चाहें उतना दूर देते हैं। मानव शरीर की मूक भाषा इस बारे में और अधिक बताती है कि आप क्या सोच रहे हैं और जिस तरह से आप अपने शब्दों से कहीं अधिक महसूस कर रहे हैं। और जब आप जो कह रहे हैं वह आपके अशाब्दिक संकेतों से मेल नहीं खाता है। ये कहते हुए जब कोई भी जो ध्यान दे रहा है वह देख सकता है कि वास्तव में कुछ और चल रहा है। यदि आप किसी अन्य व्यक्ति की शारीरिक भाषा को पढ़ने के लिए सुराग जानते हैं, जो कि शुरू करने के लिए बहुत ही मुश्किल व्यवसाय है, ये निर्धारित करने के लिए आपकी खोज में शक्तिशाली लाभ हो सकता है कि कौन आपको जोड़ तोड़ कर रहा है और कौन वास्तविक है। बॉडी लैंग्वेज के संकेतों को समझना तब फायदेमंद हो सकता है जब आप सूक्ष्म रूप से मैनिपुलेशन करने की कोशिश कर रहे हों या किसी दूसरे को वो करने के लिए राजी कर रहे हों जो आपको उन्हें करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप उन संकेतों से पूरी तरह वाकिफ़ होंगे जो आपके सच को देने के लिए जिम्मेदार हैं। हालांकि बॉडी लैंग्वेज पढ़ना उतना आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं। एक संकेत के कई अलग अलग अर्थ हो सकते हैं जो आमतौर पर संदर्भ और अन्य कारकों के आधार पर बदलते हैं, जो उस व्यक्ति को महसूस करने के तरीके पर प्रभाव डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए आप ये मान सकते हैं कि आपसे बात करते समय अपनी बाहों को अपनी छाती के सामने पार करने वाला व्यक्ति या तो नाराज है या बंद है। लेकिन अगर वे ऐसे माहौल में थे जहां वे विशेष रूप से ठंड महसूस कर रहे थे, तो वे बस अपने हाथों को पार कर सकते थे, गर्म रहने की कोशिश में, बस और कुछ नहीं। इस तरह की स्थिति में अगली सबसे अच्छी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये है कि सूक्ष्म संकेतों पर ध्यान दें कि क्या वे जो मौखिक रूप से आपको बता रहे हैं वो उनके शरीर के साथ तालमेल बिठा रहा है। जब कोई बेमेल हो रहा होता है तभी आप अधिक ध्यान देना शुरू करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए जो दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं और क्या महसूस करते हैं इस बारे में हमेशा मोहित रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज विकसित करने का एक अद्भुत कौशल है। ये छुपे हुए धन को प्रकट कर सकता है। सिर से पांव तक शारीरिक भाषा का विश्लेषण करने की 7 रणनीतियाँ। सचमुच आपके शरीर की भाषा। कई लोग जो विश्वास कर सकते हैं उसके विपरीत चेहरे के भाव ही एकमात्र मृत संकेत नहीं है कि कोई कैसा महसूस कर रहा है। चेहरा, जैसे कि वे कहते हैं, केवल हिमशैल का सिरा है और सतह के नीचे बहुत कुछ है जिसे उजागर किया जाना बाकी है। जब हम संवाद करते हैं तो हमारा पूरा शरीर इस प्रक्रिया में भाग लेता है। आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति का हर पहलू जो हो रहा है उसमें योगदान दे रहा है। लेकिन वे हिस्से जिनके बारे में आप सचेत हैं
और जिनके बारे में आप सचेत नहीं हैं। इससे पहले कि आप लोगों का विश्लेषण करने और शरीर की भाषा को सिर से पांव तक पढ़ने के लिए 7 रणनीतियों में कूदना शुरू करें, एक बात है जिसे आपको ध्यान में रखना होगा। संकेतों की तलाश में बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करने से बचें कि आप बहुत गहन और विश्लेषणात्मक हो जाते हैं। याद रखें, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपको उतना ही दूर कर सकती है जितना कि कोई और। शांत और तनाव मुक्त रहें, स्वाभाविक रहें और बहुत आलोचनात्मक हुए बिना और आपको प्राप्त होने वाले सभी संकेतों पर विचार ना करें। उन गुप्त भावनाओं को समझने के लिए जिन्हें दूसरे छिपाए हुए हैं, यहाँ वे 7 रणनीतियाँ हैं जिनका आप उपयोग करना चाहते हैं। रणनीति 1, सूरत। एक व्यक्ति की उपस्थिति शायद सबसे स्पष्ट, सस्ता और तत्काल सुराग है। जब आप उनसे मिलते हैं तो आप ध्यान देना चाहते हैं, क्या उनके पास ताजे चमकते जूतों के साथ पावर सूट है? क्या वे सफलता के लिए तैयार हैं? एक शक्तिशाली छाप छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या वे आकस्मिक आराम के लिए कपड़े पहने हुए हैं जो दर्शाता है कि वे आराम और आरामदायक महसूस करते हैं? क्या वे पहली तारीख को जानबूझकर आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या उनके पास कोई गौण है जो इंगित करता है कि वे धार्मिक हो सकते हैं? शायद एक क्रॉस लटकन की तरह। उनके देखने के तरीके को देखकर आप वहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। रणनीति 2, मुद्रा। क्या आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसका सिर आत्मविश्वास से ऊंचा है या उनके कंधे थोड़े झुके हुए हैं? ये दर्शाता है कि वे असुरक्षित या असहज महसूस कर रहे होंगे। क्या वे इस तरह से चल रहे हैं जो उनके अनिर्णय की भावना का संकेत दे सकता है? जब एक भीड़ भरे कमरे में इकट्ठा होते हैं, जो अपनी छाती फुलाकर इधर उधर टहल रहे होते हैं, जिससे ये पता चलता है कि उनमें आत्मविश्वास है और शायद साथ देने के लिए एक बड़ा अहंकार है। उस व्यक्ति के बारे में क्या जो कोने में दूर छिपने की कोशिश कर रहा है, या कोई उन्हें नोटिस नहीं करेगा? बातचीत में देखें कि क्या वो व्यक्ति आपकी ओर झुक रहा है या आपसे दूरी बनाने की कोशिश कर रहा है। सामान्य तौर पर अगर हम किसी व्यक्ति को पसंद करते हैं या उसकी उपस्थिति में सहज महसूस करते हैं तो हम अवचेतन रूप से उसकी ओर झुक जाते हैं, और जब हम किसी को पसंद नहीं करते हैं तो हम उससे दूरी बनाने की कोशिश करते हैं। छाती के सामने बाहों को पार करना शरीर की सबसे आसान मुद्रा है, लेकिन पैर की उंगलियों पर भी ध्यान देना चाहिए। यदि आप किसी के पैर की उंगलियों या उसके पैर के शीर्ष को अपनी ओर इशारा करते हुए देखते हैं तो ये एक संकेत है कि वे आपके साथ सहज महसूस करते हैं। जिस तरह से वे बैठते हैं या खड़े होते हैं उस पर ध्यान देने के अलावा जब आप बॉडी लैंग्वेज पढ़ने की कोशिश कर रहे हों तो हाथ लगाने के लिए नज़र रखें। कोई व्यक्ति जिसके हाथ या तो उनकी जेब में हैं या उनकी पीठ के पीछे या उनकी गोद में हैं, ये सुझाव दे सकते हैं कि कुछ ऐसा है जिसे वे छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। रणनीति 3, चेहरा। मानव शरीर के अन्य सभी भौतिक भागों में से कोई भी चीज़ ये नहीं बताती कि व्यक्ति अपने चेहरे के भावों से अधिक कैसा महसूस कर रहा है। हमारे चेहरे पर जो भावनाएं उकेरी हुई हैं वे हम जो कुछ भी कह सकते हैं उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। गहरा भ्रूभंग जो माथे को सिकोड़ता है, सिकड़े हुए पतले होंठ, आंखों के चारों ओर झुर्रियाँ जो अक्सर एक वास्तविक मुस्कान के साथ होती हैं, एक जकड़ा हुआ जबड़ा, ये सभी संकेतक हैं जो भावनाओं को संकेत देते हैं और उस समय किसी व्यक्ति के शरीर के माध्यम से हो सकते हैं जब आप उन्हें देखते हैं। और यदि कभी कोई जगह थी
जहां आप बेमेल संकेतों और संकेतों की तलाश करते थे, तो चेहरे का भाव ये होगा: एक मौखिक हाँ जो संकुचित होठों के साथ एक झुका हुआ जबड़ा और भौहों के बीच एक सूक्ष्म भौहें स्पष्ट संकेत भेजती हैं। ये व्यक्ति हाँ कहने के बारे में कितना अनिच्छुक और दुखी है। एक मुस्कान जो आंखों तक नहीं पहुंचती है और इसे इस तरह से क्रिकल कर देती है कि केवल एक वास्तविक मुस्कान ही आपको बता सकती है कि ये व्यक्ति किसी पर लेप कर रहा है। अच्छे उपाय के लिए उनके चेहरे पर नकली मुस्कान, जब वास्तव में वे बिल्कुल भी मुस्कुरा नहीं रहे होंगे, यदि वे इससे दूर हो सकते हैं। रणनीति 4: आंखें। आपने कितनी बार वाक्यांश मेरी आंखों में देखो और मुझे सच बताओ सुना है? हम इस धारणा के आधार पर काम करते हैं कि जब कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा होता है तो उसके लिए आंख से संपर्क बनाना कठिन हो जाता है। कुछ हद तक इसमें कुछ सच्चाई है, लेकिन कुशल झूठे जो जानबूझकर झूठ बोलना चाहते हैं, जो वे कहते हैं वे जानबूझकर आंख से संपर्क बनाए रखेंगे, लेकिन ये वो जगह भी है जहां वे फिसल जाते हैं, और सबसे अधिक इस तथ्य के लिए ओवर कंपेंसेटिंग द्वारा कि वे आंखों के संपर्क को लंबे समय तक पकड़कर झूठ बोल रहे हैं, जब तक कि ये असहज ना हो जाए। औसतन एक व्यक्ति 7 से 10 सेकंड के लिए कभी भी आंख से संपर्क बनाए रखेगा। अगर वे वक्ता को ध्यान से सुन रहे हों तो थोड़ी देर। जब कोई व्यक्ति आपको घूर रहा है, जो आपको असहज बनाता है, खासकर अगर ये बमुश्किल किसी पलक झपकने और पूरी तरह से स्थिर शरीर की स्थिति के साथ हो, तो ये आपका संकेत है कि कुछ सही नहीं हो सकता है और यह व्यक्ति आपके चेहरे पर पड़ा हो सकता है। रणनीति 5: स्वर। अन्य 38% याद रखें जो आवाज़ के स्वर से आता है। आपके सामने व्यक्ति का विश्लेषण कैसे किया जाए, ये जानने में आपकी मदद करने के लिए वो रणनीति संख्या 4 है। बातचीत के दौरान इस्तेमाल किया जाने वाला स्वर और सामान्य आवाज़ किसी व्यक्ति की भावनाओं के बारे में जानकारी प्रदान कर सकते हैं। क्या स्वर सुखदायक, कम और आरामदायक इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या आप इस व्यक्ति से बात करके पूरी तरह से तनाव मुक्त और सहज महसूस कर रहे हैं? या क्या ये छोटा, तेज घर्षण और कटा हुआ है, जो तब आपको निश्चित रूप से असहज महसूस कराता है, क्योंकि ये आपको ये आभास देता है कि ये व्यक्ति आपसे बातचीत करने के लिए रोमांच से कम है। जिस स्वर और ध्वनि की आवृत्ति का उपयोग हम भाषण देने के लिए करते हैं, वह कंपन पैदा करता है, और एक व्यक्ति जिस स्वर का उपयोग करता है वह आपके महसूस करने के तरीके को प्रभावित करने का एक तरीका है, भले ही आप इसके बारे में 2 बार नहीं सोच रहे हों। बहुत हद तक चेहरे के हाव भाव की तरह अगर कुछ ने हाँ कहा लेकिन इसके साथ एक छोटा स्वर था, तो आप जानते हैं कि हाँ वह वास्तविक उत्तर नहीं है जो वे बिल्कुल देना चाहते थे। रणनीति 6: धड़। हमें हमेशा सीधे खड़े होने, अपनी पीठ सीधी रखने, सीधे खड़े होने और अच्छी मुद्रा बनाए रखने के लिए कहा गया है। उस सलाह का एक अच्छा कारण है। ये न केवल सामान्य रूप से आपकी मुद्रा के लिए अच्छा है, बल्कि ये दूसरों को संकेत देता है कि आप आत्मविश्वास और कंट्रोल में हैं। एक अत्यधिक भावुक व्यक्ति को सीधे सोचने में कठिनाई होगी। सीधे खड़े होने पर ध्यान केंद्रित करने दें। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति का निरीक्षण करते हैं जो लंबे समय से ढीले आसन के साथ होता है, अन्य संकेतकों के साथ कि वे दूसरों की उपस्थिति में असहज महसूस कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा संकेत है कि वे कम आत्मसम्मान से पीड़ित हैं।
झुके हुए कंधे एक क्लासिक संकेत है जब कोई ध्यान से बचना पसंद करता है। रणनीति 7, पैर। जिस तरह से किसी व्यक्ति के पैर खड़े होते हैं या बैठे होते हैं, वे महत्वपूर्ण संकेतक हो सकते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। जब वे नीचे बैठे हों तो उन्हें कसकर क्रॉस करना इंगित करता है कि दूसरे व्यक्ति के प्रति बंद महसूस हो रहा है। जब कोई व्यक्ति बातचीत के दौरान विशेष रूप से सहज, तनाव मुक्त महसूस नहीं कर रहा होता है तो ये प्रदर्शित हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई महिला ऐसी स्कर्ट पहनती है जो बैठने पर उसकी अपेक्षा से थोड़ी छोटी हो जाती है, तो एक संभावित वार्डरोब मैलफंक्शन होने के बारे में चिंतित होना उसके शरीर की बाकी भाषा में अनुवाद करने जा रहा है, क्योंकि वह यही है, मन व्याकुल है। बातचीत तेजी से बिगड़ सकती है जब उसकी स्पष्ट असुविधा स्पष्ट हो जाती है और यदि बातचीत के दौरान मौजूद अन्य लोग संकेतों को गलत तरीके से पढ़ लेते हैं। जो लोग चिंता से निपटते हैं वे अनजाने में इन संदेशों को अपने पैरों के माध्यम से फुट टैपिंग या लेग शेकिंग के रूप में अनुवाद कर सकते हैं, जो उनके आसपास के सभी लोगों को बहुत जोर से और स्पष्ट संदेश भेजता है कि वे या तो चिंतित, चिड़चिड़े या दोनों महसूस कर रहे हैं। ये देखते हुए कि किसी व्यक्ति के पैर हमारे पास सबसे बड़े अंग हैं, अत्यधिक गति होने पर ध्यान ना देना बहुत कठिन है। उन सभी सुरागों को देखने के लिए अपनी आंखों का उपयोग करने के अलावा जिन्हें आप खोजने की कोशिश कर रहे हैं, एक और चीज़ है जिस पर आपको भरोसा करने की आवश्यकता है जब ये शरीर की भाषा को सटीक रूप से पढ़ने की बात आती है। आपका अंतर्ज्ञान। अपने अंदर की भावना को सुने और ये आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। भले ही आप अपने सिर को सुनने की कोशिश कर रहे हों, अकेले तर्क पर भरोसा करने के अलावा किसी और को समझने के लिए और भी बहुत कुछ है। अंतर्ज्ञान और सहानुभूति आपको उनकी कहानी में और भी गहराई तक ले जाएगी कि आपकी आंखें आपको क्या देखने दे रही हैं। उच्च स्तर की भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले लोगों के पास मौजूद मुख्य कौशल में से एक दूसरे के साथ सहानुभूति रखने की क्षमता है। उत्सर्जित होने वाली भावनात्मक ऊर्जा को महसूस करने के लिए अपने अंतर्ज्ञान का उपयोग करके मूल्यांकन करें कि क्या हो रहा है। सूक्ष्म ऊर्जा संकेत किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक मजबूत संकेतक हो सकते हैं। सकारात्मक, आशावादी लोगों के आसपास रहने से आपका उत्साह बढ़ता है, आपकी खुशी और समग्र मनोदशा में सुधार होता है। जबकि जोड़ तोड़ करने वाले और नकारात्मक व्यक्तियों के आसपास रहने से आपको सूखा और थका हुआ महसूस होता है। उत्सर्जित होने वाली भावनात्मक ऊर्जा पर अक्सर कम ध्यान दिया जाता है, लेकिन ये वास्तव में संकेतकों में से एक है जिसका उपयोग आप ये जानने के लिए कर सकते हैं कि किसी का व्यक्तित्व क्या हो सकता है। यदि आप कभी किसी ऐसे व्यक्ति के आसपास रहे हैं जो ऐसा लगता है कि उनके ऊपर काले बादल मंडरा रहे हैं, चाहे वे कहीं भी जाएं या वे कुछ भी करें, ये वह सुराग हो सकता है जिसकी आपको आवश्यकता है, जिससे आपको पता चल सके कि ये व्यक्ति एक मजबूत नकारात्मक धारणा है या ये कि वो मैनिपुलेट करने वाले स्वभाव का हो सकता है। जब आप विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे हों तो अन्य बॉडी लैंग्वेज संकेतकों पर भी ध्यान दें। हाथ मिलाना एक अच्छा, मजबूत, दृढ़ हाथ मिलाने जैसा कुछ भी नहीं है, जिसे आपको पता चल जाता है कि कोई सहज और आत्मविश्वासी महसूस कर रहा है। लेकिन क्या होगा अगर हैंडशेक हालांकि विपरीत था, लंगड़ा, अनिच्छुक और लगभग जैसे ही वे इसे छूते ही आपका हाथ छोड़ने का इंतजार नहीं कर सकते। हालांकि जरूरी नहीं है कि इसका कोई विशिष्ट
अर्थ हो। कम दृढ़ता के साथ हाथ मिलाना केवल ये संकेत दे सकता है कि व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी है, असहज महसूस कर रहा है, गैर प्रतिबद्ध, डरपोक है या स्वभाव से अंतर्मुखी है। दूसरी ओर ठंडे और चिपचिपे हाथ ये संकेत दे सकते हैं कि व्यक्ति चिंतित और घबराया हुआ महसूस कर रहा है। माइक्रो एक्सप्रेस रणनीति संख्या 3 अधिक पर ध्यान केंद्रित करती है। स्पष्ट चेहरे के भाव जो संचार प्रक्रिया के दौरान होते हैं, लेकिन एक और पहलू है जिसे मनोवैज्ञानिक प्रदर्शन नियमों के रूप में संदर्भित करते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब दूसरों को ये बताने की बात आती है कि आप कैसा महसूस करते हैं, शायद वो भी जो आप सोच रहे हैं। इन बहुत छोटे चेहरे के मूवमेंट को माइक्रो एक्सप्रेस के रूप में जाना जाता है और वे विशेष रूप से मुंह और आंखों के आसपास के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आपके चेहरे के बाकी भावों के साथ साथ ये माइक्रो एक्सप्रेशन आप जो कह रहे हैं उसका पूरी तरह से खंडन कर सकते हैं, और जो कोई भी अशाब्दिक संकेतों को पढ़ने में कुशल है वो इसे तुरंत समझ सकेगा। एक व्यक्ति इस धारणा के तहत हो सकता है कि वे डर को छुपाने का अच्छा काम कर रहे हैं जब वे उस व्यक्ति को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे वे बात कर रहे हैं। माइक्रो एक्सप्रेशन के बारे में खतरनाक बात यह है कि वे सिर्फ तब नहीं होते जब कोई व्यक्ति घबराया हुआ या चिंतित महसूस कर रहा हो। वो तब भी होते हैं जब कोई झूठ बोल रहा होता है। थोड़ा सफ़ेद झूठ छुपाना इतना आसान नहीं है जब आपके चेहरे की छोटी मांसपेशियां आपको दूर कर रही हों। भौहें उठाना। केवल 3 मुख्य कारण हैं जो किसी को अपनी भौहें उठाएंगे। वे या तो हैरान, भयभीत या चिंतित महसूस करते हैं। अगली बार जब आप किसी मित्र के साथ आराम से और आकस्मिक बातचीत में हों, तो अपनी भौहें ऊपर उठाने का प्रयास करें और देखें कि क्या ये करना आसान है। आप सबसे अच्छे रूप में अजीब लग सकते हैं जब कोई आपसे बात कर रहा हो और बातचीत में कोई ऐसा विषय शामिल ना हो जो या तो डर, आश्चर्य या चिंता का कारण बने। फिर भी उनकी भौहें उठी हुई हों तो अपने एंटीना को ऊपर रखें, क्योंकि सतह के नीचे कुछ और चल रहा हो सकता है। ठुड्डी और गर्दन। हाँ, यहाँ तक कि आपकी ठोड़ी और गर्दन की भी अपनी गुप्त भाषा है कि वे बाकी दुनिया को बताने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आप पूरी तरह से अनजान रहते हैं। जब तक कि आप इन 2 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सचेत प्रयास नहीं करते हैं। और वे क्या हैं, कर रहे हैं जब आप बातचीत कर रहे हैं। अगर आपकी ठुड्डी आपके सामने बाहर निकली हुई है, दूसरों को यह आभास हो सकता है कि आप जिद्दी हैं। यहाँ तक कि जिस तरह से आप अपनी गर्दन को दूसरों के चारों ओर पकड़ते हैं, उससे उन्हें पता चल जाता है कि आप अंदर से कैसा महसूस कर रहे हैं। शर्मीले अंतर्मुखी जो स्पष्ट रूप से लोगों के एक बड़े समूह में होने में असहज महसूस करते हैं, वे अपनी ठुड्डी को नीचे की ओर झुकाते हैं ताकि उनकी आंखें फर्श पर टिकी रहें या आंखों के संपर्क से बचें। जबकि जो आत्मविश्वासी और संतुलित हैं, उनकी गर्दन सीधी और स्थिर रहती है। द आर्म क्रॉस। हम पहले से ही जानते हैं कि बाहों के क्रॉसिंग में संदर्भ की भूमिका होती है, लेकिन आमतौर पर यदि आप बातचीत के दौरान अपनी बाहों को क्रॉस कर रहे हैं, उदाहरण के लिए आप जो संकेत दे रहे हैं वह यह है कि आप दूसरे व्यक्ति जो कह रहा है उसके प्रति बंध महसूस कर रहे हैं, भले ही उनके चेहरे पर मुस्कान हो। और जब वे ऐसा कर रहे हों तो बातचीत में पर्याप्त रूप से सुखद रूप से शामिल हों। वे वास्तव में कैसा महसूस करते हैं जब उनकी बाहें उनके सामने क्रॉस की जाती हैं? क्या वे भावनात्मक, शारीरिक और मानसिक रूप से बंद महसूस कर रहे हैं जिससे वे बात कर रहे हैं, और उन्हें
क्या कहा जा रहा है। अत्यधिक सिर हिलाना, बड़बोले सिर की तरह दिखने के जोखिम पर। जब आप उनसे बात करते हैं तो कोई व्यक्ति अत्यधिक सिर हिला सकता है यदि वे या तो चिंतित थे कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, या यदि वे चिंतित हैं तो आप उनकी क्षमता पर संदेह कर सकते हैं। आपके निर्देशों का पालन करने के लिए कर्मचारी कभी कभी ऐसा तब करते हैं जब बॉस निर्देशों की एक श्रृंखला दे रहा होता है और वे ये दिखाकर उन्हें प्रभावित करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वे जो कुछ भी कह रहे हैं वो उनसे सहमत है। कसकर भींचा हुआ जबड़ा, बातचीत के दौरान किसी के जबड़े को कसकर भींचने का एकमात्र मौका तभी होता है जब वे तनाव महसूस कर रहे हों। यदि आप देखते हैं कि उनके द्वारा बताए गए शब्दों से ऐसा लग सकता है कि वे एक विचार के साथ ठीक हैं, लेकिन जब वे इसे कह रहे हैं तो उनके जबड़े बिछे हुए हैं, ये वो संकेत है जिसकी आपको आवश्यकता है, जो आपको बताता है कि ये विचार के साथ ठीक नहीं है, जैसा कि वे आपको विश्वास करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। पैर, आपके शरीर का एक और अंग जो मिले जुले संदेश भेजकर आपको परेशानी में डाल सकता है। जब आप पैर की उंगलियों को टैप करते हैं तो किसी को यह आभास हो सकता है कि या आप चिंतित महसूस कर रहे हैं या आप बातचीत को समाप्त करने की जल्दी में हैं। जब आप दूसरे का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हो तो अपने पैर की उंगलियों को टैप करना एक ऐसा तरीका है जिससे वे बातचीत को बाधित किए बिना आपको नोटिस कर सके। पैर की उंगली टैपिंग संकेत देने का एक तरीका है जब आप समय के लिए दबाव महसूस कर रहे हैं, बिना इसे सीधे वर्तनी के, क्योंकि आप अशिष्ट लगने से बाहर नहीं आना चाहते हैं। लोगों के अपने पैर की उंगलियों को टैप करने का एक कारण है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये संचार का सबसे अच्छा तरीका है। विशेष रूप से किसी भी तरह से जब आप लगातार किसी और को टैप 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 करते हैं तो आपको कठोर माना जा रहा है। कल्पना कीजिए कि अगर कोई आपके पैर की उंगलियों को आप पर थपथपाए तो कैसा लगेगा। हर किसी का लिखने का अपना अनूठा तरीका होता है जो अक्सर उनके व्यक्तित्व जितना ही अनूठा होता है, जबकि ग्राफोलॉजी किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा हो सकता है इसका अनुमान लगाने की कोशिश करने का एक मज़ेदार तरीका प्रदान कर सकता है। उदाहरण के लिए बॉडी लैंग्वेज संकेतों को पढ़ने के विपरीत ये सबसे सटीक उपाय नहीं है। ये सबसे सटीक नहीं हो सकता है, लेकिन ये तब भी किसी व्यक्ति के बारे में कुछ दिलचस्प सुराग प्रकट कर सकता है जब आप केवल उनकी लिखावट के आधार पर उनका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़े व्यक्तित्व बड़े अक्षरों में लिखते हैं, जबकि शर्मीले अंतर्मुखी व्यक्ति छोटे प्रिंट को प्राथमिकता देते हैं। बीच में लिखने वाले के लिए ठीक है, औसत आकार की लिखावट अक्सर एक संकेत है कि आपके पास ध्यान केंद्रित करने और आपके द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने की एक मजबूत क्षमता है। जब आप अपनी खुद की कुछ ग्राफोलॉजी तकनीकों का अभ्यास करने की कोशिश कर रहे हों तो देखने के लिए अन्य दिलचस्प सुराग शामिल हैं। शब्दों के बीच के स्थान को देखना, जितना बड़ा स्थान होगा उतना ही अधिक व्यक्ति वह होगा जो अपनी स्वतंत्रता और स्वतंत्रता का आनंद लेता है। जो लोग अक्षरों और शब्दों को एक साथ निचोड़ना पसंद करते हैं वे आमतौर पर दूसरों की कंपनी पसंद करते हैं। यदि आपने अपने वाक्यों को इस तरह से लिखा है जहाँ शब्द पूरी तरह से एक साथ भरे हुए प्रतीत होते हैं तो उस प्रकार की लिखावट के विश्लेषण से पता चलता है कि आपका व्यक्तित्व अधिक दखल देने वाला है। अपना लेखन, आपका लेखन, तिरछा लेखन। यदि आपकी लिखावट
राइट की तरफ झुकी हुई है तो आप ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो नए लोगों से मिलना पसंद करते हैं। और अगर आपकी लिखाई लेफ्ट की ओर है तो आप अकेले में काम करना पसंद करते हैं और आप आत्मविश्लेषी और प्रकृति में आरक्षित हैं। पेन प्रेशर का इस्तेमाल। क्या आप जानते हैं कि जब आप अपनी पेन से लिख रहे होते हैं तब भी जिस तरह का प्रेशर लगाया जाता है वह आपके व्यक्तित्व के बारे में संकेत देता है। दबाव के साथ लिखने से संकेत मिल सकता है कि आप तनावग्रस्त या क्रोधित महसूस कर रहे हैं। दूसरी ओर मध्यम रूप से लागू दबाव ग्राफोलॉजी के अनुसार प्रतिबद्धता का संकेत है। सबसे कोमल स्पर्श वाले वे होते हैं जो दूसरों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील और सहानुभूति रखते हैं। लेकिन नेशनल पेन कंपनी के एक अध्ययन के अनुसार नरम दबाव ये भी संकेत दे सकता है कि व्यक्ति में जीवन शक्ति की कमी है। जिस तरह से आप अपने आई को डॉट करते हैं, यदि आपके आई में डॉट पेज से ऊपर की ओर जाता है तो लिखावट विशेषज्ञ कहते हैं कि आपका व्यक्तित्व एक सक्रिय कल्पना के साथ एक हो सकता है। एक आई जो बारीकी से बिंदीदार है, दूसरी ओर एक विस्तार उन्मुख और संगठित व्यक्तित्व का संकेत है। यदि आपका आई लेफ्ट की ओर झुका हुआ है तो आप टालमटोल करने वाले हो सकते हैं। और यदि आप शीर्ष पर एक छोटे वृत्त के आकार और यदि आप शीर्ष पर एक छोटे वृत्त के साथ अपने आई को डॉट करते हैं तो आप दिल से चंचल या बच्चों के समान हैं। सिग्नेचर लेजिबिलिटी। जो लोग आत्मविश्वासी, मजबूत और अपनी खुद की त्वचा में सहज होते हैं उनके सिग्नेचर सबसे अधिक सुपाठ्य होते हैं। एक हस्ताक्षर जिसे पढ़ना मुश्किल होता है वे अक्सर किसी ऐसे व्यक्ति का होता है जो उनकी गोपनीयता को पसंद करता है। अक्षरों का आकार। बुद्धिमान लोगों के अक्षर अधिक नुकीले होते हैं जबकि गोल अक्षर अधिक कलात्मक और रचनात्मक व्यक्तित्व का संकेत देते हैं। गति। यहाँ तक कि जिस गति से आप लिखते हैं उसका भी कुछ अर्थ होता है। जो लोग अधीर होते हैं और कीमती समय बर्बाद करना पसंद नहीं करते वे तेजी से लिखते हैं, जबकि अधिक आत्मनिर्भर और व्यवस्थित व्यक्ति अपना समय उन शब्दों को लिखने में लगाता है जो वे कहना चाहते हैं। कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करें। पेन वेयरहाउस का मानना है कि जो तार्किक होते हैं जब निर्णय लेने की बात आती है तो वे पत्र लिखते हैं जो एक साथ जुड़े होते हैं। डिस्कनेक्ट किए गए अक्षर एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसके साथ लिखने के लिए अधिक आवेगी और कल्पनाशील प्रवृत्ति होती है। आधार रेखा। यदि वाक्य को पंक्तिबद्ध कागज पर लिखा जा रहा है तो इसे पढ़ना आसान है। वाक्यों के कोण पर ध्यान दें। यदि लेखन में ऊपर की ओर अधिक झुकाव है तो इसका मतलब है कि व्यक्ति या तो आशावादी या खुश मिजाज है, जबकि दूसरी ओर नीचे की ओर तिरछा होना थकान या हतोत्साह का संकेत हो सकता है। अध्याय 5। अपने में मैनिपुलेटर्स से निपटना। हम सभी एक समय में मैनिपुलेशन का सहारा लेने के दोषी हैं या किसी अन्य को हम जो चाहते हैं उसे प्राप्त करते हैं। किसी प्रकार के एजेंडे के बिना समय समय पर बोलना लगभग असंभव है। जब भी हमें किसी मित्र से सहायता की आवश्यकता होती है तो हम कोशिश करने के लिए थोड़े मैनिपुलेशन या अनुनय का सहारा ले सकते हैं और उन्हें वह करने के लिए कह सकते हैं जो हमें उनसे चाहिए। जब हमें अपने एजेंडे के साथ चलने के लिए काम पर एक सहयोगी की आवश्यकता होती है तो हमें उनसे अनुपालन कराने के लिए मैनिपुलेशन या जबरदस्ती का सहारा लेना पड़ सकता है। नेताओं, प्रबंधकों और पर्यवेक्षकों को प्रेरित करने या अपनी भावनाओं और भय पर खेलने के लिए मैनिपुलेशन तकनीकों के कुछ रूपों पर भरोसा करते हैं ताकि आप उनकी बात सुन सकें और उनके निर्देशों का पालन कर सकें।
मैनिपुलेशन इस शब्द के साथ नकारात्मक जुड़ाव के बावजूद हमारे चारों ओर है। आप या तो मैनिपुलेशन कर रहे हैं या आप मैनिपुलेट हो रहे हैं। मैनिपुलेटर्स, जैसा कि अब हम जानते हैं, हमेशा कंट्रोल में रहना चाहते हैं, अपने आप को और अपने आसपास के सभी लोगों को श्रेष्ठ महसूस करने के लिए रखना चाहते हैं। वह होना जो सभी रस्सियों को खींच रहा है और बाकी सभी को अपने ढोल की थाप पर नचा रहा है। इसे हासिल करने के लिए वे आपके आत्मविश्वास को गिराने के लिए कुछ भी और सब कुछ करेंगे, जिससे आप खुद ही दूसरा अनुमान लगा सकें। हो सकता है कि आपने पहले भी ऐसा कुछ किया हो, भले ही आप खुद को मैनिपुलेटर के रूप में ना देखें। क्या आपने कभी काम पर किसी नए सहकर्मी को बताया है जो हंस रहा था और मजाक कर रहा था, क्योंकि उन्होंने हर किसी को एक कदम पीछे लेने और उसे शांत करने के लिए जानने की कोशिश की? शायद आपको थोड़ी जलन महसूस हुई हो कि हर कोई इतनी जल्दी नए सहकर्मी के प्रति गर्मजोशी दिखाने लगा है, और आपको यह महसूस करना अच्छा नहीं लगा कि आपकी लोकप्रियता को खतरा हो सकता है। इस अचानक की टिप्पणी से वह सहकर्मी अचंभित हो गया होगा। उसके मन में संदेह का बीज रोपना था कि शायद उनका व्यवहार उतना स्वीकार्य नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। या हो सकता है कि कोई ऐसा सहकर्मी हो जिससे आपको प्रमोशन खोने का खतरा था, और उन्हें उनके खेल से दूर करने के लिए आप सूक्ष्मता से उन सभी गलतियों को इंगित करते हैं जो उन्होंने अपनी असुरक्षाओं पर खेलते हुए की थी। हो सकता है कि आपने अपने साथ भी ऐसा किया हो, जहां किसी ने ऐसी टिप्पणी की हो जिससे आपको पूरी तरह से रोक लिया हो, आपको बेवकूफ़ महसूस कराया हो और खुद पर संदेह किया हो। आपका मौलिक अधिकार, ये मौलिक अधिकार है जो हम सभी के हैं, और किसी को भी अपने अधिकारों का अनादर करने की अवहेलना करने का कोई अधिकार नहीं है। मैनिपुलेटर से निपटते समय इन अधिकारों को याद रखने से आपको उनके हमलों से लड़ने के अपने दृढ़ संकल्प को मजबूत करने में मदद मिलेगी। याद रखें कि आप अपने जीवन और अपनी खुशी के लिए खुद जिम्मेदार हैं, और उन दो चीज़ों को कभी भी किसी और के हाथों में नहीं देना चाहिए, खासकर अगर वह व्यक्ति मैनिपुलेशन करने वाला हो। आपके जीवन में मैनिपुलेटर्स को प्रबंधित करने के लिए अगले कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। उनसे दूर रहना। आपके ऊपर उनके प्रभाव को कम करने का यही एकमात्र तरीका है। यदि वे आपके परिवार के निकट के सदस्य नहीं हैं, तो उनसे पूरी तरह से दूर रहने पर विचार करें। यदि आप कर सकते हैं तो उनसे संबंध भी तोड़ लें, क्योंकि जब तक वे अपने तरीके नहीं बदलते हैं, तब तक ये संभावना नहीं है कि संबंध कभी भी आपको कोई भोजन देने वाला है। यदि मैनिपुलेटर्स आपके परिवार के सदस्य हैं, तो हो सकता है कि आप उनके साथ पूरी तरह से संबंध नहीं तोड़ पाएंगे, लेकिन आप उनके साथ मिलने वाले संपर्क समय को कम कर सकते हैं। उनके साथ अकेले समय बिताने से बचें। बहुत देर तक बातचीत करने के लिए अपने आप को बहुत व्यस्त रखें, और विवेकपूर्ण रहें कि आप अपने आप को उनके साथ कितना समय बिताने की अनुमति देते हैं। उनकी बदमाशी के खिलाफ खुद का बचाव शुरू करने के लिए कुछ मैनिपुलेटर्स बदमाशी का सहारा लेंगे अगर उन्हें पता होगा कि उनके लक्ष्य कमज़ोर हैं। मैनिपुलेटर्स जिनके व्यक्तित्व डार्क ट्रॉयड के भीतर आते हैं, वे अपने पीड़ितों को मानसिक और भावनात्मक रूप से डराने की कोशिश करने से भी आनंद ले सकते हैं। उस शक्ति का आनंद लेते हुए जिसे वे महसूस करते हैं जब उन्हें पता चलता है कि उन्होंने दूसरों के दिलों में डर पैदा कर दिया है। उनकी डराने धमकाने से खुद को बचाने के लिए ये याद रखें कि मैनिपुलेटर आपकी कमजोरियों के बारे में जो मानता है उससे चिपक रहा है।
जब आप अपने लिए खड़े होना चुनते हैं और इसके बजाय उनका सामना करते हैं तो वे पीछे हट जाते हैं, क्योंकि अधिकांश मैनिपुलेटर कायर होते हैं। वे कभी भी खुद को ऐसी स्थिति में नहीं रखेंगे जहां दूसरे उनके असली रंग देख सकें। उन्हें आप पर दबाव ना डालने दें। भले ही आप निर्णय लेने के लिए दबाव महसूस करते हों, लेकिन उन्हें इसकी जानकारी ना दें। दृढ़ रहो, अपनी ज़मीन पर खड़े रहो और दृढ़ता से कहो, मुझे इसके बारे में सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। जब भी आपको लगे कि आपके भीतर दबाव बढ़ रहा है, तो एक गहरी सांस लें और खुद को याद दिलाएं कि किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि वो आपको कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर करे जो आप नहीं करना चाहते। यदि आप चाहते हैं तो आपको ना कहने का पूरा अधिकार है और आपको इसके लिए दोषी महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपनी ज़मीन पर खड़े रहना चाहिए और मैनिपुलेटर को एक बार और सभी के लिए ये बता देना चाहिए कि वे आप पर दबाव नहीं डाल सकते हैं। ना कहना दुनिया की सबसे सुखद अनुभूति नहीं है, लेकिन आप इसके बारे में जितना दोषी महसूस करते हैं, आपकी खुशी और आपकी ज़रूरतें पहले आनी चाहिए। आप मैनिपुलेटर के लिए कुछ भी नहीं देते हैं और उन्हें आपसे उनकी इच्छा के आगे झुकने की उम्मीद करने का कोई अधिकार नहीं है। जब आप ना कहना सीखते हैं तो आप जानबूझकर किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं। आप खुद का सम्मान कर रहे हैं और अपनी सीमाएं खुद तय कर रहे हैं। ना कहना सीखना ये है कि आप अपने लिए कैसे खड़े होते हैं। अपने आप को ये याद दिलाने के लिए कि अब आप पर कोई दबाव नहीं डाला जाएगा और ना कहना आपके अधिकार में है, अगर ये आपकी खुशी के अनुरूप नहीं है। परिणामों को इंगित करने के लिए, जब आप देख सकते हैं कि मैनिपुलेटर आपको ऐसी स्थिति में डाल रहा है जहां आप मौखिक और भावनात्मक रूप से दुर्व्यवहार महसूस कर रहे हैं, तो मैनिपुलेटर को बताएं कि आप इसके संभावित परिणामों को इंगित करके इसके बारे में जानते हैं। अपने आप को उनसे एक कदम आगे रखकर उन्हें बताएं कि आप परिणामों से पूरी तरह दूर हैं। उन्हें आश्चर्यचकित कर देंगे और उन्हें संकेत देंगे कि आप किसी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। आप उन्हें अपनी रणनीतियों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए मजबूर करेंगे और भविष्य में आपसे फ़ायदा उठाने की कोशिश करने के बारे में 2 बार सोचेंगे, जब वे जानते हैं कि आप इतनी आसानी से गुमराह नहीं होते हैं। उनसे कुछ भी उम्मीद ना करें, खासकर अगर आप उनसे चीज़ों को अपने नज़रिए से देखने की उम्मीद कर रहे हैं। ऐसा नहीं होने जा रहा, क्योंकि अधिकांश मैनिपुलेशन करने वाले आत्म अवशोषित व्यक्ति होते हैं। केवल अपनी ज़रूरतों और रुचि के बारे में चिंतित होते हैं। वे दूसरों की भावनाओं या विचारों की बहुत ही कम परवाह करते हैं और वे निश्चित रूप से अपने रास्ते से बाहर नहीं जा रहे हैं और चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं। फैलाने और बाहर निकलने के लिए, जब आप अपने आप को मैनिपुलेटर के साथ टकराव की स्थिति में पाते हैं, तो ध्यान में रखने के लिए केवल 2 लक्ष्य होते हैं। आपको स्थिति को फैलाने की ज़रूरत है और फिर इससे बाहर निकलें। भले ही निकास का अर्थ बातचीत को अचानक रोकना या दोस्ती को पूरी तरह से समाप्त करना हो। जितना अधिक आप मैनिपुलेटर के साथ जुड़ना जारी रखेंगे, उतना ही वे आपका अपमान करेंगे, आपसे बहस करेंगे, आप पर उन चीज़ों का आरोप लगाकर आपको चिढ़ाने की कोशिश करेंगे जो आपने कभी नहीं की। बस आपसे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, आपको खोने की कोशिश कर रहे हैं। अपना गुस्सा और यहाँ तक कि अपने बटनों को तब तक दबाएं जब तक कि आप अत्यधिक भावुक ना हो जाएं और कुछ ऐसा करने के लिए प्रवृत्त ना हो जिसके लिए आपको पछतावा हो। अपने स्वयं के कौशल को स्वीकार करने के लिए, मैनिपुलेटर से निपटने के लिए एक निश्चित स्तर की भावनात्मक बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है।
ताकि वे सफलतापूर्वक उन्हें रोक सकें। धैर्य, परिपक्वता, अनुशासन, आत्मनियंत्रण और आत्म नियमन और उपकरण जो आपको अपना आपा खोने या इस तरह से प्रतिक्रिया करने से रोकने के लिए आवश्यक है कि आपको पछतावा हो। अपने स्वयं के कौशल और आप क्या करने में सक्षम हैं इसके बारे में जागरूकता होने से आपको अपनी ज़मीन पर खड़े होने और चीज़ों को कंट्रोल से बाहर होने से बचाने में मदद मिल सकती है। उदाहरण के लिए, यदि आपको लगता है कि आप भावनात्मक रूप से लचीला या पर्याप्त आत्मविश्वासी नहीं हो सकते हैं, तो अभी तक एक मैनिपुलेटर के खिलाफ अपनी ज़मीन खड़ी करने के लिए स्थिति में मध्यस्थ बनने के लिए एक विश्वसनीय मित्र की मदद लें। यदि आप सीधे व्यक्ति का सामना करने के बजाय एक पेशेवर ईमेल भेजने में अधिक सहज महसूस करते हैं, यदि ये आपको अधिक आत्मविश्वास देता है, तो ईमेल भेजना भी ठीक है, एक अच्छा विकल्प हो सकता है। ज़रूरत पड़ने पर मदद मांगने में बुरा ना माने। एक दबंग व्यक्तित्व का सामना करने के लिए आवश्यक लचीलापन और भावनात्मक बुद्धिमत्ता का निर्माण करने में समय लग सकता है। आप अंततः वहाँ पहुँच जाएंगे और तब तक अपनी खुद की ताकत और वर्तमान कौशल स्तर को जानने से आपको जो कुछ भी है उसका अधिकतम लाभ उठाने में मदद मिलेगी। अपनी सीमाएं निर्धारित करने के लिए, उन रिश्तों के लिए जिन्हें आप पूरी तरह से अपने जीवन से पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सकते हैं, अगली सबसे अच्छी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है अपने सीमा स्तरों को फिर से बनाना। ये स्वीकार करना जितना कठिन हो सकता है कि आपका प्रियजन इस तरह की चीज़ के लिए सक्षम हो सकता है। आपको इसके साथ आने की ज़रूरत है ताकि आप अपनी उम्मीदों को बदलने और उन सीमाओं को निर्धारित करने पर काम करना शुरू कर सकें जिनकी आपको अपनी रक्षा करने की आवश्यकता है। इन सीमाओं को धीरे धीरे लागू करने की दिशा में छोटे छोटे कदम उठाएं। समय के साथ इसे धीरे धीरे होने दें, जबकि आप इस प्रक्रिया में अपना आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। यदि वे ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास आप पहले सलाह के लिए गए थे, तो इसके बजाय सलाह के लिए किसी और की ओर मुड़कर उसे चरणबद्ध करना शुरू करें। यदि वे ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास आप पहले सत्यापन के लिए गए थे, तो सक्रिय रूप से इसकी तलाश करना या उनकी राय पूछना बंद कर दें। वे वैसे भी इसे पेश करना जारी रख सकते हैं क्योंकि वे ऐसा करने में अभ्यस्त हैं, और जब वे ऐसा करते हैं तो बस उन्हें धन्यवाद दें और इसे उसी पर छोड़ दें। आपको अब उनकी सलाह का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। इसे एक कान से सुने और दूसरे से जाने दें। यदि आप टकराव से बचना चाहते हैं या मैनिपुलेटर से निपटना चाहते हैं कि आप उनके खिलाफ सीमाएं क्यों निर्धारित कर रहे हैं, तो इसे छोटे चरणों में करके अपनी सीमाएं निर्धारित करने के बारे में सूक्ष्म रहें। मैनिपुलेशन करने वाले हर समय अपने लक्ष्यों पर अमान्यता का उपयोग करते हैं, अपनी भावनाओं को नकारते हुए इस प्रक्रिया में उन्हें निराश महसूस कराते हैं। अब आप मैनिपुलेटर के साथ यही करने जा रहे हैं। बातचीत को भावनात्मक रूप से दुर्व्यवहार करने के इरादे से बातचीत को अमान्य करने के लिए नहीं, बल्कि बातचीत को अमान्य करने के लिए, ताकि उनके पास आपके ऊपर कोई शक्ति ना हो। आइए यहाँ अमान्य शब्द का अर्थ क्या है, इस पर कुछ स्पष्टता प्राप्त करें। जब भी आप किसी व्यक्ति को अमान्य करते हैं, तो आप जो कह रहे हैं वह मूल रूप से उन्हें ऐसा महसूस करा रहा है कि या तो आप उन्हें और उनकी भावनाओं को नहीं समझते हैं, या आप उन्हें समझते हैं और आप वैसे भी परवाह नहीं करना चुन रहे हैं। ठीक उसी तरह की रणनीति जो एक मैनिपुलेटर आप पर इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। बातचीत को अमान्य करना कई सूक्ष्म तरीकों से हो सकता है, जिनमें निम्न शामिल हैं।
कंट्रोलिंग होना। मैनिपुलेटर जो कंट्रोलिंग इनवैलिडेशन का उपयोग करते हैं वे आश्वस्त हैं कि उनका काम करने का तरीका सही है और उन्हें बंटिंग में कोई समस्या नहीं होगी। हस्तक्षेप करने और दूसरों को त्रुटि देखने की कोशिश करने में कोई समस्या नहीं होगी। वे आपको सीधे तौर पर ये भी बता सकते हैं कि इस तरह से चीज़ों को किया जाना चाहिए और अमान्यता को नियंत्रित करना कई रोज़मर्रा के परिदृश्यों में देखा जा सकता है, जिसमें लालन पोषण भी शामिल है। यहाँ बताया गया है कि अमान्यता को कंट्रोल करना कैसा दिख सकता है। मैनिपुलेटर, ऐसा नहीं है कि आप इसे कैसे करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये गलत है। मेरा तरीका समस्या को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है। उन्हें अमान्य कैसे करें? मैं उसका सम्मान करता हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरा समाधान ठीक उसी तरह काम करने वाला है, इसलिए मैं इसके साथ ही आगे बढ़ने जा रहा हूँ। मैनिपुलेटर को दीवार पर चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं, ये देखने के लिए कि वे क्या चाहते हैं, खासकर जब से वे आपसे वैसे भी सुनने की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपको ऐसा कहा। असावधान होना। बातचीत पर ध्यान न देना वक्ता को महसूस कराता है आपने अनुमान लगाया, जैसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता या उन्हें जो कहना है वह आपके समय के लायक होने के लिए पर्याप्त महत्वपूर्ण नहीं है। मैनिपुलेटर के खिलाफ आप इस तकनीक का उपयोग कैसे कर सकते हैं, इसका एक उदाहरण यहाँ दिया गया है। मैनिपुलेटर, मैं इतना निराश हूँ कि कार्यालय के आसपास कोई भी मेरी मदद नहीं करता है। जब मुझे ज़रूरत पड़ने पर हर किसी की कोशिश करने और उनकी मदद करने के लिए अपने रास्ते से बाहर जाना पड़ता है। आप उन्हें कैसे अमान्य करेंगे? समूह परियोजना पर प्रगति वास्तव में बहुत अच्छी हो रही है, क्या आपको नहीं लगता? वे जो करने की कोशिश कर रहे हैं उसे स्वीकार नहीं करके आप उनकी रणनीति को अमान्य कर रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि आप जानते हैं कि वे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं और आप वैसे भी इसके साथ नहीं जाना चुन रहे हैं। जुझारू होने के नाते सुनने के बजाय खंडन करके आप मैनिपुलेटर के प्रयासों को अमान्य कर रहे हैं ताकि आप चीज़ों को अपने तरीके से देखने की कोशिश कर सकें। इसलिए आप जो चाहते हैं उसे करने के इच्छुक हैं। मैनिपुलेटर, मुझे लगता है कि जब मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया है कि ये कैसे किया जाना चाहिए, तो आप मेरे विचार को खारिज करने में असभ्य हो रहे हैं। आप उन्हें कैसे अमान्य करेंगे? पूरे सम्मान के साथ, आपका विचार इस स्थिति का एक अनुचित समाधान था, जब हम दोनों जानते हैं कि इससे निपटने के अधिक प्रभावी तरीके हैं। जुझारू होने से उन्हें पता चल जाता है कि आप अपनी राय जाहिर करने से डरते नहीं हैं और अगर ये करना सही है तो आप उनका खंडन करने को तैयार हैं। जजमेंटल होना। जजमेंटल मैनिपुलेटर आपको जो महत्वपूर्ण लगता है उसे कम कर देगा, क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि यह उनके लिए महत्वपूर्ण या फ़ायदेमंद है। एक रिश्ते में फाइनल होना और अपने साथी की भावनाओं को अमान्य करना एक डिस्कनेक्ट का कारण बन सकता है, जिससे आपको ऐसा महसूस होता है कि आपकी रुचियां आपके भागीदारों के लिए पीछे की सीट ले लेती हैं। किसी तरह आप हमेशा अपने आप को वह करते हुए पाते हैं जो वे चाहते हैं, जबकि वे शायद ही कभी मनोरंजन करते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। आप हम इस सप्ताह के अंत में बढ़ोतरी के लिए बाहर क्यों नहीं जाते? मैंने काफ़ी समय से ऐसा नहीं किया है और मुझे लगा कि हमारे लिए कुछ समय एक साथ बिताना मज़ेदार हो सकता है। मैनिपुलेटर, नहीं, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं इस सप्ताह के अंत में रुकूंगा और अपनी पसंदीदा नेटफ्लिक्स श्रृंखला देखूंगा।
आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ये कुछ उबाऊ हाइक पर जाने से कहीं बेहतर है। आप शायद ही कभी मेरे साथ मेरा पसंदीदा शो देखने में समय बिताते हैं। उन्हें कैसे अमान्य करें? ये ठीक है, मैं एक वृद्धि के लिए जा रहा हूँ, तुम बाद में देखना। वे आपसे पूरी तरह से उम्मीद करेंगे कि वे जो करना चाहते हैं उसे करने के लिए पर्याप्त रूप से दोषी महसूस करें, और जब आप ठीक विपरीत करते हैं तो वे अपनी चालाकी की रणनीति के अमान्य होने पर निराश होंगे। भावनात्मक होना एक क्लासिक चालाकी भरा कदम किसी और की भावनाओं को अमान्य करना है, क्योंकि ये आपकी तुलना में कम मायने रखता है। यदि आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति से निपटा है जो आपसे असहमत होने का हकदार महसूस करता है, या आपको बताता है कि प्रतिक्रिया करने का उपयुक्त तरीका क्या होना चाहिए, तो वह व्यक्ति एक जोड़ तोड़ करने वाला हो सकता है। मैं जिस प्रमोशन की उम्मीद कर रहा था उसे ना पाकर बहुत दुखी हूँ। मैनिपुलेटर, आप इसके बारे में उदास क्यों हैं? आपको खुश होना चाहिए कि आपके पास नौकरी भी है। आप हमेशा की तरह ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। आपको इससे उबरने की ज़रूरत है। उन्हें अमान्य कैसे करें? क्योंकि मैंने इसके लिए कड़ी मेहनत की थी और मैं अपने प्रयासों और योगदान के लिए पहचाने जाने योग्य था। मुझे इसके बारे में परेशान होने का अधिकार है। ये ऐसी चीज़ थी जिसका मैं वास्तव में इंतज़ार कर रहा था। अपने लिए खड़े होकर और ये स्वीकार करते हुए कि आपकी भावनाएं मायने रखती हैं, आप मैनिपुलेटर से कंट्रोल हटा रहे हैं। उन्हें अपनी भावनाओं को अमान्य करने की अनुमति देने के बजाय आप अपने लिए एक स्टैंड ले रहे हैं और उन्हें ये बताकर उनकी राय को अमान्य कर रहे हैं कि आप कैसा महसूस करते हैं, उतना ही मायने रखता है। कुछ रिश्तों को छोड़ना दिल तोड़ने वाला हो सकता है। ये दूसरों की तुलना में अधिक चोट पहुंचाता है, और जब हम जानते हैं कि हमें नहीं करना चाहिए, तब भी हम इसे बनाए रखने के लिए कारण खोजने का प्रयास करते हैं। यदि आप जाने देने में संघर्ष कर रहे हैं तो अपने आप से ये सरल प्रश्न पूछें। क्या ये व्यक्ति जानता है कि वो आपका फ़ायदा उठा रहा है? अधिकांश समय उत्तर हाँ में होने वाला है। वे जानते थे और उन्होंने इसे वैसे भी किया क्योंकि उन्होंने चुना था। अपने आप को मैनिपुलेटर की पकड़ से दूर करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन ये किया जा सकता है यदि आप स्वयं को बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाते हैं। नीचे दी गई व्यवहारिक युक्तियों की तरह जिनका आप अपने मन और अपनी भावनाओं को सुरक्षित रखने के लिए हर दिन उपयोग कर सकते हैं। करीबी संबंध बनाए रखना जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। परिवार और दोस्तों के साथ निकट संपर्क में रहना जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं, आपको मैनिपुलेटर के दिमाग पर कंट्रोल के प्रयासों को कम से कम करने में मदद करेगा। जिस परिवार और दोस्तों पर आप भरोसा कर सकते हैं, वे आपको वह समर्थन देंगे जिसकी आपको आवश्यकता है और अपने आप में विश्वास को मजबूत करेंगे। इसलिए मैनिपुलेटर के पास संदेह के बीज बोने या आपके आत्मविश्वास को हिलाने के लिए कोई जगह नहीं है। अपने दोस्तों और परिवार से बात करें। मैनिपुलेटर को कभी भी आपको उन लोगों से डिस्कनेक्ट करने की अनुमति ना देने का एक और कारण है जिन्हें आप प्यार करते हैं और विश्वास करते हैं कि आप हमेशा उन पर भरोसा कर सकते हैं कि वे आपकी सबसे अच्छी रुचि रखते हैं। जो आपसे प्यार करते हैं हमेशा आपकी सुरक्षा की तलाश में रहेंगे। यदि आप कभी भी इस बारे में अनिश्चित हैं कि क्या आप मैनिपुलेशन के अधीन हैं, तो उनसे बात करें कि क्या हो रहा है और देखिए कि वे कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। उनकी तत्काल प्रतिक्रिया, अगर ये सदमे और क्रोध हैं, आपको जगाने वाली कॉल की सेवा करनी चाहिए।
अपने मूड को बर्दाश्त नहीं करना चुनना। रिश्तों में हेरफेर करने वाले अक्सर चीज़ों को अपने तरीके से करने के लिए चिड़चिड़े हो जाते हैं या गुस्सा नखरे का सहारा लेते हैं। यदि आप उन्हें सक्षम करते हैं तो केवल आप ही इस तरह के व्यवहार से भावनात्मक रूप से प्रभावित हो रहे हैं। जब भी वे इस तरह के व्यवहार का सहारा लें तो स्थिति से दूर जाकर इसे बर्दाश्त ना करने का विकल्प चुनें। उनकी उपेक्षा करें। ये सबसे अच्छी व्यवहारिक सलाह है जिसे आप स्वयं पर लागू कर सकते हैं। उन पर ध्यान ना दें क्योंकि वे आपके समय, प्रयास और भावनाओं को बर्बाद करने के लायक नहीं हैं। जब वे आपको सलाह देने की कोशिश करते हैं तो उन्हें अनदेखा करें। जब वे आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि क्या करना है, उन्हें अनदेखा करें और आगे बढ़ें और वही करें जो आप चाहते थे। उन्हें ठीक करने की कोशिश ना करें। जब आप ऐसा करते हैं तो आप केवल उनके जाल में और गहरे फंसते जा रहे हैं। याद रखें कि वे आपको काफ़ी भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप ये ना देख सकें कि जब आप एक भावनात्मक मलबे हैं और हर बार जब आप स्थिति को ठीक करने का प्रयास करते हैं तो आप इसे बहुत आसान बना रहे हैं। वे आपको अपनी छोटी उंगली के चारों ओर घुमाने के लिए वे अक्सर इन छोटे जालों को ये देखने के लिए सेट करते हैं कि आप कैसे रिएक्शन देते हैं ताकि वे आपके ट्रिगर्स का पता लगा सकें और अपने लाभ के लिए उनका उपयोग कर सकें। अपने आप पर संदेह ना करें। मैनिपुलेटर आपसे यही चाहता है। ऐसा क्यों है कि यह वही है जो आपको नहीं करना चाहिए। आप अपने आप को किसी और से बेहतर जानते हैं और आपको ये बताने के लिए किसी के सत्यापन पर भरोसा नहीं करना चाहिए कि आप जिस तरह से हैं वैसे ही काफ़ी अच्छे हैं। गलत भीड़ में फिट होने के लिए इतनी मेहनत करना बंद करें। अगर आपको लोगों के समूह में फिट होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है तो वे आपके लिए सही समूह नहीं है। मैनिपुलेटर्स आकर्षक और लोकप्रिय हैं जो आपको उनकी भीड़ का हिस्सा बनने की इच्छा महसूस कराते हैं और वे आपको उनकी स्वीकृति अर्जित करने के लिए कड़ी मेहनत करके कंट्रोल में महसूस करना पसंद करते हैं। वे जानते हैं कि आपको इस अवस्था में रखने से उन्हें अधिक एहसान से दूर होने की अनुमति मिलती है क्योंकि आप वह करने के लिए तैयार होंगे जो वे चाहते हैं कि वे केवल स्वीकार्य महसूस करें। यदि वे आपको स्वीकार नहीं कर सकते हैं तो अपने आप को उनकी चालाकी के तरीकों के अधीन ना होने दें। टेबल्स चालू करें। मैनिपुलेटर्स लगातार आपके खिलाफ काम करने की कोशिश करेंगे। वे आपके दोस्तों से दोस्ती करेंगे और फिर उन्हें आपके खिलाफ करने की कोशिश करेंगे। वे आपको अधिकांश काम करने के लिए मना लेंगे और फिर आपके पीठ पीछे के बराबर या अधिक श्रेय लेंगे। वे आपको उसी इनाम से लुभाएंगे और देखेंगे कि आप लगातार उसका पीछा करने की कोशिश करते हैं। वे आपके सभी पिछली गलतियों को याद रखेंगे और इसके बारे में आपको बुरा महसूस कराने का कोई मौका नहीं चूकेंगे। यदि आप जिस मैनिपुलेटर से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं वह आपके जीवन को एक बुरा सपना बनाने के लिए और भी कठिन काम करना जारी रखता है तो आपको उन पर तालियां घुमाने और वापस वार करने की आवश्यकता है। पता करें कि कौन उन्हें अपना समर्थन दे रहा है और फिर इसे कमज़ोर कर दें ताकि मैनिपुलेशन करने वालों के पास पर्याप्त आधार ना हो। ये समर्थन उनके अनुयायी, समर्थक, अधीनस्थ, कोई कौशल जो उनके पास है या कोई संसाधन हो सकता है जिस पर उनका कंट्रोल हो सकता है। उनके समर्थकों से दोस्ती करें और उन्हें अपना सहयोगी बनाएं। समान कौशल रखने वाले अन्य लोगों के साथ संबंध बनाएं ताकि मैनिपुलेटर केवल वही ना हो जो कंट्रोल में हो।
उन पर तालियां बजाना और उनकी पकड़ को कमज़ोर करना उन्हें संतुलन से बाहर कर देगा। इसलिए वे अब आपके जीवन पर हावी होने की कोशिश पर ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे, बल्कि अपने स्वयं के सर्कल में अपनी स्थिति को पुनः प्राप्त करने की कोशिश करने पर ध्यान देंगे। समझौता ना करें। अपनी खुद की नैतिकता और मूल्यों से समझौता करना उन कई बड़ी गलतियों में से एक है जो आप मैनिपुलेटर के साथ व्यवहार करते समय कर सकते हैं। आप ठीक उनके हाथों में खेल रहे हैं जब आप हर उस चीज़ के खिलाफ जाते हैं जिसमें आप विश्वास करते हैं कि वे क्या चाहते हैं। ये ठीक है अगर वे आपको इसके बारे में बुरा या दोषी महसूस कराते हैं। उन्हें वे करने दो जो वो चाहते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि अब आप अपनी खुशी, भावनाओं, समय और ऊर्जा से समझौता नहीं करते हैं और उन्हें समायोजित करने की कोशिश कर रहे हलकों में घूमते रहते हैं। अपने आप से ये पूछें, यदि भूमिकाओं को उलट दिया गया तो क्या वे आपके लिए भी ऐसा करने को तैयार होंगे? एक बार फिर मूलभूत नियमों की ओर लौटें। अनुमति के लिए मत पूछो। अनुमति मांगना एक कठिन आदत है जिसे छोड़ना मुश्किल है। जब हम बच्चे थे तब से हमें इसे करना सिखाया गया है। जब भी हम कुछ करना चाहते हैं तो अपने माता पिता से अनुमति मांगते हैं। स्कूल में हमें अपनी ज़रूरत की चीज़ों के लिए शिक्षकों से अनुमति लेनी पड़ती थी। वयस्कों के रूप में हम कार्रवाई करने से पहले अपने पर्यवेक्षकों या प्रबंधकों से अनुमति मांगते हैं। एक रिश्ते में हम कोई कदम उठाने से पहले अपने साथी से उसकी स्वीकृति लेने के लिए अनुमति मांगते हैं। इस वजह से अनुमति मांगना एक कठिन आदत को तोड़ना हो सकता है। जब आप मैनिपुलेटर के कंट्रोल में रहने की अनुमति देते हैं तो आप लगातार अपने आप को कंट्रोल में लेने और अपने निर्णय लेने के बजाय स्वीकृति मांगते और अनुमति मांगते हुए पाते हैं। क्या इसे रोकने का समय नहीं आ गया है? आखिर ये आपकी ज़िंदगी है, उनकी नहीं। आपको ये बताने के लिए कि आपको क्या करना है, उनकी अनुमति का इंतज़ार क्यों करना चाहिए? आपका अपना उद्देश्य है। आपका उद्देश्य निश्चित रूप से वह नहीं करना है जो मैनिपुलेटर आपको करवाना चाहते हैं। जो उद्देश्य की भावना के बिना काम करते हैं उनके लिए मजबूत इच्छा और एजेंडा वाले लोगों द्वारा नियंत्रित किया जाना आसान हो जाता है। यही कारण है कि मैनिपुलेटर्स का आज भी प्रभाव बना हुआ है, क्योंकि इतने सारे लोग बिना उद्देश्य की भावना के इधर उधर जा रहे हैं, खुद का फ़ायदा उठवाने के लिए खुला छोड़ रहे हैं। जब आपके पास अपने स्वयं के उद्देश्य की एक मजबूत भावना नहीं होती है तो आपको जो कहा जाता है उस पर विश्वास करने और आपको जो करने का निर्देश दिया जाता है उसे करने के लिए आप अधिक संवेदनशील होते हैं, क्योंकि आपके पास अपने निर्णयों को आधार बनाने के लिए ध्यान केंद्रित करने का वह बड़ा उद्देश्य नहीं है। नए अवसरों का लाभ उठाएं। आपके चारों ओर नए अवसर हैं। आपको केवल एक मौका लेने और विश्वास की छलांग लगाने के लिए पर्याप्त बहादुर होने की आवश्यकता है। मैनिपुलेशन करने वाले आपको नए अवसर लेने से रोकना चाहते हैं, क्योंकि वे आपको उसी दिनचर्या में बांधना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आप उसी चक्र में बने रहें जैसे आप हैं, क्योंकि इससे कंट्रोल बनाए रखने का उनका काम बहुत आसान हो जाता है। यही कारण है कि वे आपके मन में आत्मसंदेह के बीज बोते हैं और क्यों वे आपको खुद को सुधारने या नए अवसरों को जब्त करने से हतोत्साहित करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। हर बार जब आप मजबूत और अधिक आत्मविश्वासी हो जाते हैं तो आप उस पकड़ को कमज़ोर कर रहे होते हैं जो वे आप पर रखते हैं, जिसे रोकने के लिए वे कड़ी मेहनत कर रहे हैं। वे आपको अपनी जगह पर रखने के लिए बहुत अधिक प्रयास करेंगे।
यहाँ तक कि खुद को बेहतर बनाने के लिए नए अवसरों को लेने के बारे में सोचने पर भी वे आपको शर्मिंदा महसूस कराएंगे। उन्हें आपको रोकने ना दें और आत्मसंदेह को रास्ते में ना आने दें। यहाँ तक कि सफल लोगों ने भी बहुत सारी गलतियाँ की। जहाँ वे अभी हैं वहाँ पहुँचने के रास्ते में उन्होंने जो कुछ भी किया वह हर किसी से अलग था। छलांग लगाने और बेहतर के लिए बदलाव करने का साहस। पंचिंग बैग बनना बंद करें। मैनिपुलेटर्स आपके साथ पंचिंग बैग की तरह व्यवहार करना जारी रखेंगे अगर आप उन्हें ऐसा करने देंगे। खुद का इतना सम्मान करें कि खड़े होकर कहें कि आप इस तरह के इलाज के लायक नहीं हैं। एक बार फिर अपने मौलिक अधिकारों की ओर लौट जाइए, जहां आपको सम्मान पाने का अधिकार है। जब भी कोई आपका फ़ायदा उठाता है तो वह आपका सम्मान नहीं कर रहा होता है। इसके साथ रखना है या नहीं, इसका विकल्प पूरी तरह से आपके हाथों में है। लोग आपका उपयोग करने, आपको गाली देने और आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपके पास इन सभी को ना कहने का विकल्प है। आपको मैनिपुलेट करने की शक्ति किसी में नहीं है जब तक कि आप उन्हें ये करने की अनुमति नहीं देते। पंचिंग बैग बनना बंद करें। अपने निर्णयों के लिए जवाबदेही लेना शुरू करें और अपने आप को याद दिलाएं कि आपके पास किसी ऐसे व्यक्ति के साथ खड़े होने के लिए दोषी महसूस करने का कोई कारण नहीं है जो आपके साथ उचित व्यवहार नहीं कर रहा है। मैनिपुलेशन करने वाले हमेशा आपके आत्मविश्वास को हिलाने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करने की कोशिश करेंगे और आप पर नियंत्रण हासिल करने के लिए आपको कमज़ोर कर देंगे। वे आपके बारे में चिंतित होने का दिखावा करेंगे या ये कि उनके मन में केवल आपकी सर्वोत्तम रुचि है। वे आपको विश्वास दिलाएंगे कि वे मदद करना चाहते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि वे केवल एक ही व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं और अगर उन्हें ऐसा करने के लिए आपके पैर की उंगलियों पर कदम रखना हो तो वे करेंगे। एक बार जब आप उन्हें अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं तो उनसे छुटकारा पाना कठिन हो सकता है, लेकिन अब ये किया जा सकता है कि आप जानते हैं कैसे। अंतिम कुंजी ये है कि अपने स्वयं के आत्मविश्वास को विकसित करने पर काम करना कभी बंद ना करें। आप जितने मजबूत होंगे, आपके ऊपर उनका कंट्रोल उतना ही कम होगा।